अमेरिका को सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है? जो ईरान में क्रांति हुई थी 1979 में, इस्लामिक क्रांति, और उसमें ये संकल्प लिया था उन्होंने कि हम इजराइल को ख़त्म करेंगे। अच्छा। और उसी के तहत ईरान ने हिजबुल्लाह खड़ा किया, हमास को भी हथियार दिए, हुतीज़ को भी दिए। तो अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो फिर वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये धर्म मिटा लिए जाएँ तो आगे चल के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये एक देश बन सकता है। जैसे अभी खामनेई मरा है तो उससे भारत सहित विश्व के मुस्लिम देशों के जो लोग बाग हैं उन्होंने ज़्यादा इस्लामिक जनसंख्या ने उनसे ज़्यादा लगाव महसूस किया, उसके लिए जगह जगह प्रदर्शन किए, उसके पक्ष में प्रदर्शन किए। जो धार्मिक आइडियोलॉजी है ये नुकसानदायक ही है। प्रेमानंद जी महाराज है, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इनके बारे में आपका क्या व्यू है? ये जाति प्रथा के खिलाफ है, जाति व्यवस्था को तो तोड़ने की बात कर रहा है, ये ठीक है, लेकिन वो धार्मिक अंधविश्वास फैलाता है। जाकिर नाइक के थॉट आपको अच्छे नहीं लगते? जैसे विकास द्विवेदी सर हो गए, खान सर हो गए, इनके बारे में आपका क्या कहना है? टॉपिक को पढ़ के आते हैं, उसको ढंग से समझा देते हैं तो बच्चों को अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे भगवान बनाए गए थे कि अपने राम भगवान हो गए, हनुमान जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, तो ये भगवान किस हिसाब से भगवान की उपाधि दी गई थी इनको? टैग होता है सरनेम का पुलिस वालों के, या आपने हटाया सबके? इसके पीछे आपकी क्या स्टोरी थी? जैसे मान रहे गोत्र या जाति लगाते हैं, उससे फिर अपना खुद ही घोषणा कर देते हैं मैं फलानी जाति का, तो फिर खुद की जाति के लोग वक्त आपसे हो सकता है ज़्यादा नज़दीक महसूस करेंगे, लेकिन दूसरी जाति वाले आपसे दूरी बनाएंगे। सलीम वास्तविक था, इनके मर्डर की क्या स्टोरी थी? सलीम वास्तविक, इसका मर्डर नहीं हुआ पर इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था। ये सो रहा था सुबह और इसमें 2 लड़के आए थे, उसने कहा बैठो और वो उन पर अटैक कर दिया। तो मतलब करप्शन है या नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में? देखो, पुलिस में भी करप्शन है, क्योंकि ये तो भारत के समाज में ही है, तो जो समाज में अगर बेईमानी होगी तो आप पुलिस वालों से क्यों उम्मीद करते हो कि पुलिस वाले तो ईमानदार बन जाए और तो बेईमानी कर? सही बात। आदमी ने शुरू से सपना देखा है कि ये तारों को देखा, बरसात देखी, पहाड़ देखे, जीव जंतु देखे, तो उसके बारे में जिज्ञासा रही है कि ये ऐसा कैसे, क्या है। मतलब आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली कि ये अच्छा है ये करो, ऐसा करवाना चाहते हैं? हर आम आदमी सोचता है कि जो सिविल सर्विसेज में होता है उनके पास बहुत पावर होती है, उनका एक ओरा होता है, तो एक आईपीएस के पास कितनी पावर होती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज के हमारे गेस्ट का नाम है किशन साई जी सर, तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो सर। आपको भी नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार जो बाद में इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और देखेंगे। साथियों में किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737, 9460928737। ये आजकल जो वार की स्थिति चल रही है अपने अमेरिका में, इजराइल ईरान के, ये क्या टेंशन है? वैसे ये जो वार चल रहा है इसका प्रमुख कारण तो देखा जाए तो जो ईरान में क्रांति हुई थी 1979 में, इस्लामिक क्रांति, उसमें इसके बीज हैं। क्यों वो इस्लामिक क्रांति हुई थी, पहले वहाँ पे एक तरह से धर्मनिरपेक्ष टाइप की सरकार थी, उसके बाद शरिया के आधार पे सरकार बनी, और उसमें ये शपथ भी मतलब एक तरह संकल्प लिया था उन्होंने कि हम इजराइल को ख़त्म करेंगे। अच्छा। और उसी के तहत ईरान ने हिजबुल्लाह खड़ा किया, हमास को भी हथियार दिए, हुतीज़ को भी दिए, और ये लगातार काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा था। तो चूँकि फिर इजराइल को भी ये था भाई, जब ये हमको नक्शे से मिटाने के संकल्प ले रखा है और उस तरह के प्रयास भी कर रहे हैं, तो इजराइल भी चूँकि अमेरिका के साथ है, विज्ञान तकनीक में है, तो फिर वो भी अपने बचाव के लिए मान लो या पहले से अपने शत्रु को उसने पहले अटैक कर दिया, और उसके तहत ये चल रहा है। और इसमें अमेरिका भी साथ है, क्योंकि अमेरिका एक तरह से विश्व में सुपर पावर है, तो वो भी ऐसे देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता जो उसके खिलाफ हो, सिद्धांत रूप से खिलाफ हो, लगातार ऐसी बातें कर रहा हो कोई भी देश। अच्छा, अमेरिका का तो इसमें पर्सनली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? अमेरिका का था, अमेरिका को भी चुनौती मिलती है जब मान लो कोई सुपर पावर देश और कोई दूसरा देश उसको जब चुनौती देता है, तो फिर उसकी भी अगर मान ले और वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो तेल के आधार पे, उसके पास पैसे भी हैं ईरान के पास, और वो हथियारों का ईजाद कर रहा है, खरीद भी रहा है, तो उसकी फिर अमेरिका को चुनौती मिलती है। तो उसको भी ये है कि भाई जो ऐसे देश आगे बढ़ेगा तो आगे चल के भविष्य में, आज तो उसकी मिसाइल की मान लीजिए रेंज 4-5 हज़ार किलोमीटर है, अगर 10-15 हज़ार किलोमीटर की रेंज की अगर मिसाइल डेवलप कर ली तो अमेरिका की उसकी जद में आ जाएगा, और परमाणु हथियार बना लिए तो फिर परमाणु हथियार वहाँ तक भी जा सकते हैं। और चूँकि ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल होते हैं इनको इंटरसेप्ट भी ज़्यादा नहीं कर पाते, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए अमेरिका को भविष्य का खतरा वो समझ सकते हैं। तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है?
अमेरिका एक तो हथियार वगैरह ज़्यादा उन्नत किस्म के हथियार उसने विकसित कर रखे हैं। विज्ञान तकनीकी में अमेरिका काफ़ी आगे है। तो क्या इस हिसाब से तो फिर वर्ल्ड वार 3 हो सकता है? अभी तो वर्ल्ड वार 3 की जो संभावना नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान ही है और ईरान ने जैसे कुछ जो उसकी खाड़ी देशों पे अटैक भी कर दिया, चाहे वो अमेरिका के अड्डे हों। नज़दीक के जो इस्लामिक देश हैं वो भी ईरान के खिलाफ है, तो ईरान के साथ में इस्लामिक देश भी नहीं आ रहे। हुँ, और चीन रूस अपने खुद ही यूक्रेन के साथ युद्ध में ऐसी स्थिति में उलझा है जो बराबर की सी स्थिति आ रही है। चीन आमतौर पर युद्धों में भाग लेता नहीं है, तो इसलिए कोई हथियार वगैरह ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई ईरान के साथ कोई देश अभी तक नहीं आ रहा। तो अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो फिर वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? अभी वर्ल्ड वार 3 की तो कोई संभावना ही नहीं है, पर अगर ये युद्ध लंबा चला और मान लीजिए ईरान की मिसाइल ने या ईरान के ड्रोन वगैरह ने अमेरिका को, इसराइल को ज़्यादा नुकसान दिया, हुँ, तो ये संभावना है कि वो एक आध एटम बम ईरान के ऊपर डाल सकते हैं, मतलब उसको समर्पण कराने के लिए। ये संभावना तो है, लेकिन विश्व युद्ध की अभी कोई संभावना नहीं। तो इस वॉर में भारत किस देश के साथ है? वैसे तो भारत तो न्यूट्रल है, पर हुँ, चूंकि हम ये जानते हैं कि भारत को जो ड्रोन है, हुँ, मिसाइल है और लड़ाकू विमान है, खेती की टेक्नोलॉजी है, ये इजराइल से लेता है। तो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी योगदान है इजराइल का, इस तरह से रेडार वगैरह में भी। तो इसलिए भारत तो इजराइल से मतलब ज़्यादा इस सुरक्षा के मामले में ज़्यादा नज़दीक महसूस कर रहा है। लेकिन चूंकि अपन तेल वगैरह इजराइल से सॉरी ईरान से खरीदते हैं, हुँ, तो ईरान से भारत अच्छे संबंध रखना चाहता है। तो वैसे देखा जाए तो विश्व स्तर पर तो लोग बाग धर्म के आधार पर, जैसे मान लें आम तौर पर जो मुसलमान है वो ईरान के साथ जुड़े हैं भावनात्मक रूप से। हुँ। कुछ बहुत सारे देश न्यूट्रल हैं और कुछ देश मतलब इजराइल के साथ भी जुड़े हुए हैं, इजराइल और अमेरिका के साथ। तो मतलब भारत का ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के साथ जुड़ना सच में जुड़ा हुआ है या फिर दिखा नहीं रहा? भारत का इतना अमेरिका से नहीं है, इजराइल से ज़्यादा है, क्योंकि अपन ज़्यादातर जैसे इजराइल से ज़्यादा जैसे एरोन ड्रोन अपन इजराइल से खरीद हुँ, रखे हैं, बराक मिसाइल इजराइल से खरीद रखी है, लड़ाकू विमान भी उनसे लेना चाहते हैं। तो इजराइल भारत की मतलब जो सुरक्षा की आपूर्ति है उसमें काफ़ी अहम रोल कर रहा है। वैसे तो अमेरिका भी दे रहा है, और सबसे ज़्यादा तो अपने को हथियारों का सप्लायर तो रूस है। हुँ, तो फ्रांस से अपन जैसे वो ले रहे हैं, राफेल विमान ले रहे हैं। हुँ। तो वैसे तो भारत कई देशों से मतलब सुरक्षा के उपकरण खरीदता है, पर इजराइल से ज़्यादा मतलब उसकी महत्वपूर्ण हथियार खरीद रहा है अभी तो। हाँ, जब ज़्यादा देश इन्वॉल्व हो जाए, मान लीजिए पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाए युद्ध में, और चीन वगैरह, रूस वगैरह, तब भारत को चुनने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत के जैसे अभी कल ही परसों ही पाकिस्तान के एक बासित अली नाम का कोई था, उसने धमकी दी है कि भाई अगर अमेरिका पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो हम हुँ। अपनी मिसाइलों को बॉम्बे पे, मुंबई पे और दिल्ली पे दाग देंगे। अच्छा, तो चाइना इतना पावरफुल देश है अमेरिका की तरह या फिर एक इमेज बना रखी है उसकी ऐसे ही? नहीं, चाइना रियल में पावरफुल है। अब चाइना के पावरफुल होने के कारण है, हुँ, चाइना की एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, 142 करोड़ है। हुँ, हालांकि उसका क्षेत्रफल अमेरिका के बराबर ही है, 96 लाख वर्ग किलोमीटर करीब है, अमेरिका का भी उतना ही है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है इनके क्षेत्रफल में। लेकिन अमेरिका की जनसंख्या तो है 34 करोड़ हुँ, और चीन की जनसंख्या 142 करोड़। हुँ, तो एक तरह से 3-4 गुना ज़्यादा है, हुँ, 4 गुना करीब है। तो अब इतने ज़्यादा दिमाग हैं, और एक चीज़ और है, जो चीन में 90% लोग वाग किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, देवी देवता को नहीं मानते। तो उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट कर रहा है। तो एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण चीन के लोगों में अमेरिका से भी ज़्यादा है, चीन में और दूसरा क्या है कि जनसंख्या ज़्यादा है, 4 गुना, तो 4 गुना ज़्यादा दिमाग हो गए। हुँ, तो वर्ल्ड की 44 टेक्नोलॉजी हैं वर्ल्ड में, हुँ। उसमें से 37 में मतलब 37 में चीन पहले स्थान पर आ गया। उसने अमेरिका को और यूरोप को पछाड़ दिया 37 टेक्नोलॉजी में। अच्छा, तो रियल में भी चीन मतलब वास्तव में जैसे आप जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, कहीं भी जैसे जाओगे, तो वहाँ के जो बाज़ार हैं वो भी चीन के सामान से हटे पड़े हैं। हुँ। फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि चीन कभी अमेरिका को पीछे नहीं कर सकता हथियार बनाने में? चीन तेज़ी से अभी उभर रहा है, अमेरिका पहले से चल रहा है। अमेरिका में मतलब वो थोड़ा-सा दूसरे देशों से भी जो अच्छे दिमाग वाले लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं। कई ऐसे कारण हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भविष्य में चीन आगे निकल जाएगा अमेरिका से। तो जब भी चाइना ताइवान को लेके इतना अग्रेसिव क्यों है?
ये पहले मतलब उसका पार्ट ही था, लेकिन अब इनमें दो तरह की शासन है। एक जगह तो प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट है ताइवान में तो, और इसमें कम्युनिस्ट सरकार है चीन, मुख्य चीन में। तो ये चूंकि पहले इसका हिस्सा रहा है, तो अब चूंकि अलग अलग तरह का सिस्टम है, एक प्रजातांत्रिक सिस्टम है, एक कम्युनिस्ट सिस्टम है। तो चीन जो कम्युनिस्ट देश है वो मुख्य रूप से मुख्य भूमि है, तो वही चाहता है भाई हम ताइवान को अपने मिलाए लें। और चाइना का नॉर्थ कोरिया का क्या संबंध है आपस में, वो क्यों सपोर्ट करता है उसको? नॉर्थ कोरिया में भी कम्युनिस्ट सरकार है, हम्म, और चीन में भी कम्युनिस्ट सरकार है। पहले रूस में, यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट सरकार थी। तो अच्छा इनकी आइडियोलॉजी मिलती है। अच्छा। तो ये तो पूंजीवाद देश हो गए, जैसे मान ले अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है। और ये कम्युनिस्ट देश हो गए, साम्यवादी सरकारें हो गई इनमें, चीन में, उत्तरी कोरिया में, रूस में, इनमें। तो इनकी आइडियोलॉजी मिलती है सरकारों की। तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत के लिए खतरा बन सकता है? भारत का तो जैसे अभी तो पाकिस्तान से युद्ध हुए हैं कई बार, एक बार चीन से भी हुआ है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, अगर मान लीजिए जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये धर्म मिटा लिए जाएँ तो आगे चल के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये एक देश बन सकते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, हम्म, इसके लिए बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि इनको एक देश होना चाहिए, भारतीय महाद्वीप। हम्म, तो वो ये जब तक धर्म रहेंगे या मजहब रहेंगे, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जब तक एक नहीं हो सकते। क्योंकि पाकिस्तान का तो जो गठन हुआ है वो भी इस्लाम के आधार पर ही हुआ है। तो अब अपन जो विचारधारा मिशन चला रहे हैं भी, परंपरागत या जो संगठित धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इनको खत्म करने की जरूरत है। तो धर्म बीच में क्या खतरा पैदा कर रहा है? धर्म की वजह से ऐसा क्या हो रहा धर्म है? एक आइडियोलॉजी होती है, तो लोग बाग क्या अपनी अपनी आइडियोलॉजी से लगाव महसूस करते हैं, और ये लगाव इसलिए महसूस करते हैं कि वो बचपन में परवरिश में डल जाती है। हम्म, तो जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है तो उसकी परवरिश में मतलब पूजा पाठ प्रार्थना ये डल गई। कोई मुसलमान है तो उसकी परवरिश में नमाज अजान वगैरह ये डल गई। तो फिर आदमी उसके अभ्यस्त हो जाता है, और जिन चीज़ों का हैबिचुअल हो जाता है फिर वो चीज़ें छोड़ी नहीं जाती उससे। जैसे आदमी कोई सिगरेट पीने का हैबिचुअल हो गया, हम्म, और फिर खूब पता है सिगरेट हानिकारक है, लेकिन उससे छूट नहीं पाती। ऐसे धर्म से भी आदमी के अभ्यस्त टाइप हो जाते हैं उसके अंधविश्वासों के, और वो छोड़ नहीं पाते। फिर वो उनको अपनी धर्म वाली बातें ठीक लगती है, मतलब जैसे दूसरे देश का होगा और खुद के धर्म का होगा तो उससे ज़्यादा लगाव महसूस करेगा। जैसे अभी खामनेई मरा है, तो उससे भारत सहित विश्व के मुस्लिम देशों के जो लोग बाग हैं उन्होंने ज़्यादा इस्लामिक जनसंख्या ने उनसे ज़्यादा लगाव महसूस किया, उसके लिए जगह जगह प्रदर्शन किए, उसके पक्ष में प्रदर्शन किए। वो मारा है तो उसको इजरायली अमेरिका ने मारा। तो ये जो धर्म है, ये आइडियोलॉजी है, इनसे फिर वो आदमी लगाव महसूस करता है। तो ये आइडियोलॉजी, ये धर्म, अच्छा ये कोई फ़ायदेमंद भी नहीं है। जो धार्मिक आइडियोलॉजी है ये नुकसानदायक ही है। कैसे? भाई इनसे क्या सोच सीमित हो जाती है। जैसे मान लो कोई इस्लाम वाला होगा तो उसके इस्लाम तक सीमित हो जाएगी, उसको कुरान हदीस और उसके बाहर नहीं सोच पाता। हिंदू है तो हिंदू ग्रंथ के बाहर नहीं सोच पाता, तो वो क्या सीमित सोच कर देता है ये धर्म। अपने धर्म ग्रंथों के बाहर वो सोच जीवन को नहीं जी पाते। हम्म, तो उसके बाहर कितना भी ज्ञान है तो उसको वो जीवन में उतार नहीं पाते जीने में। तो इसलिए ये हानिकारक तो है, अलगाववादी पैदा कर देते हैं, हम्म, विज्ञान विरोधी हैं, लिंग भेदी भी हैं। तो सब चीज़ें इनके कोई फ़ायदे कुछ नहीं है, पर वो चूँकि वो बचपन में परवरिश से डल जाते हैं माँ बाप से, तो फिर उनको जीवन भर ढोते रहते हैं। जो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, इसका धर्म से कोई संबंध है आपस में? आध्यात्मिकता तो धर्म के मतलब एक दूसरे की बात, वो पर्यायवाची कह सकते हो, अच्छा। समानार्थी हैं। वो भी आत्मा परमात्मा की बात करता है, वो भी परमात्मा की बात करता है, तो घुमा फिरा के एक ही बातें हैं। दोनों ही अंधविश्वास वाली बातें हैं, कोई इनमें कोई मतलब इनसे कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी। नहीं तो फिर ऐसी एक चीज़ अगर आप कह रहे हो तो फिर ये सृष्टि कैसे बनी है? देखो सृष्टि कैसे बनी, हम्म, अब कैसे संचालन हो रहा है इसका तो अपन को बहुत सारे पता है। दिन रात क्यों बनते हैं भाई, पृथ्वी की घूर्णन गति से बन रहे हैं। बरसात क्यों होती है, मौसम वगैरह से या चक्रवात से होती है, तो ये तो भेद अपन को विज्ञान से खुले हैं। हम्म, अब पृथ्वी शुरुआत में कैसे बनी, इसके बहुत सारे, मैं ये कहता हूँ विज्ञान में अभी बहुत सारी खोज बाकी है। हम्म, तो जैसे विज्ञान रास्ते की तरह है, तो अभी तो पूरी खोज हुई नहीं कि आज ये अपनी सब शब्द का जवाब आ गया हो। तो अभी विज्ञान के रास्ते पे चलेंगे तो नई नई चीज़ें आएंगी, तब इसके जवाब आएंगे। तो इसलिए अब बिग बैंग थ्योरी भी आई है, और भी इसमें नई चीज़ आ सकती है। तो मैं तो कह रहा हूँ विज्ञान ये मार्ग हैं, धर्म के मार्ग हैं। जैसे मान लो इस्लामिक मार्ग है, भाई वो कहता है कि भाई आदम हव्वा से पहले अल्लाह था, फिर फरिश्ते थे, फिर जिन्न थे, फिर उन्होंने सृष्टि बनाई, मतलब दूसरे जानवर पैदा किए, मनुष्य बनाया। अब कैसे बनाया, बस बना दिया। ऐसे हिंदुओं में भी कहे भाई ब्रह्मा ने बना दिया, हम्म, या कोई दूसरे धर्म में। तो इसमें मतलब कोई अब उसका कैसे बना दिया इसका तो कोई जवाब नहीं, बस उसने कहा बना दिया। तो अच्छा इसमें फिर पहले जैसे दिन रात होते थे, इनका भी पता नहीं बताया। धर्म ग्रंथ हमको ऐसी बात नहीं लिख रखी जो प्रकृति के रहस्यों खोलती हो।
वो तो कहते हैं भाई इसमें लिख दिया और आप मान लो बस। हम्म, तो चूंकि उनका बहुत सारी चीज़ों का पता लग गया कि धर्म ग्रंथों में चीज़ें गलत लिख रखी हैं, वो अवैज्ञानिक है। हम्म, विज्ञान वाला रास्ता क्या है, ये सही रास्ता है। इस पे जो हम्म, भी चीज़ खोज परीक्षण के बाद होती है और उसका मतलब उपयोग होता है। विज्ञान बेसिकली वो चीज़ होती है, इसका टेक्नोलॉजिकल उपयोग कर सकता है। अब जैसे अपन ने विज्ञान में कोई खोज की, भाई पानी कैसे बनता है, तो आप बना लो हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, या फिर उसको दो भागों में तोड़ सकते हो। हम्म, अब गीता, कुरान, बाइबल, इनके आधार पर तो आप कुछ खोज कर नहीं सकते कि इनके आधार पर कुछ बना लिया हो वेद के हम्म, आधार पे। तो इसलिए वो तो वैसे लिख दिया, पर वो कोई मैच नहीं कर रहा है उसे। तो विज्ञान वाला रास्ता ऐसा है कि भाई इससे और भेद खुलते जाएंगे, बचे हुए रेस खुलेंगे, तब ये भेद आएगा, ये सृष्टि शुरुआत कैसे हुई। आपने पढ़ी है गीता, कुरान, बाइबल ये सब? मुझे सबका ज्ञान है, सबको पढ़ रखा है मैंने। मतलब क्या कहती है उनमें, ऐसी क्या चीज़ है जो धर्म से ज़्यादा रिलेटेड है? भाई अंधविश्वास वाली बातें हैं, जैसे कोई अल्लाह की बात करेगा, कोई गॉड की बात करेगा, कोई भगवान की हम्म, बात करेगा, फिर वही आत्मा परमात्मा की बात करेगा। अपन कहते हैं भाई आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है, हम्म, मरने पे आत्मा नहीं निकलती। हम्म, सजीव के लक्षण होते हैं और मरने पे खत्म हो जाता है, निकलता हम्म, कुछ नहीं है। रूह है, आत्मा है, सॉल जो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह जो ये जो ईश्वर अल्लाह गॉड की बातें हैं, या उनके बारे में जो बात लिखी, वो काल्पनिक है। अच्छा, वो ईश्वर अल्लाह गॉड ने खुद ने भी नहीं कही। ये तो अपने जैसे कोई मनुष्य था, किसी से कृष्ण ने कह दिया भाई मैं ही भगवान हूँ। हज़रत मोहम्मद ने कह दिया अरे मैं तो उसका पैगंबर हूँ, दूत हूँ अल्लाह का। अल्लाह हम्म, ने तो नहीं कहा। हम्म, ऐसे ही ईसा मसीह ने कह दिया मैं तो उसका पुत्र हूँ। हम्म, तो अब ये तो कोई आदमी कुछ भी क्लेम कर ले, उससे अपन क्या माने। उनकी बातें हैं जो सामान्य बातें हैं, जो अपन जैसे सोचते हैं वैसे ही हैं, बस उसमें अंधविश्वास वाली बातें नहीं। और जो बातें कही है वो तो आदमियों के लिए लागू होती है, मतलब सिंपल बातें हैं। जो प्रिय रामायण महाभारत ये सब देखते हैं, ये सब? नहीं, रामायण महाभारत में से मतलब ये घटनाएं घट सकती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनमें जितना भी पार्ट जो कोई जो चमत्कार वाला है, हम्म, अवैज्ञानिक है, हम्म, वो चीज़ें गलत है। आदमी हो गए होंगे, युद्ध भी लड़ लेते हैं, आज भी युद्ध चल रहे हैं। तो उसमें भाई भाई में भी युद्ध हो जाता है अपना, आज भी मतलब कोई प्रॉपर्टी को लेके भी झगड़ा हो जाता है। अगर मान लो वो बड़े स्तर पर, तो बड़े झगड़े भी हो सकते हैं। तो इनमें ऐसी कोई बातें अपन जो अंधविश्वास वाली बातें हैं उनको हटा दो। घटनाएं तो घटी होंगी, घट हम्म। सकती थी। तो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है अपने मन से लिखी हुई है या फिर सच में ये थी ऐसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे रामायण में राम भी हो गया होगा, कृष्ण भी हो गया होगा, हम्म, युधिष्ठिर भी हो गया होगा। हम्म, लेकिन उन्होंने वैसे ही मतलब उसी तरह से रणनीति अपनाई थी भाई, जैसे उसके भाई को अपने पक्ष में लिया, उधर विदुर के मार्फत उन्होंने मतलब सूचनाएं प्राप्त करी, और किसी मार्फत से। तो जो अब रणनीति अपनाते हैं युद्ध की, वही रणनीति उन्होंने अपनाई। ऐसा नहीं था भाई कृष्ण की इच्छा हुई सब मर गए, या हजरत मोहम्मद ने कहा हे अल्लाह तू इनको दूसरे को मार दे, वो मर गए हो। वो तो मतलब युद्ध लड़े, युद्ध में अपनी रणनीति अपनाई। कई बार ऐसा भी होता है, भाई छोटी सेना होती है, बड़ी सेना को हरा देती हम्म, है। ये तो अपन देखते हैं, जब सिकंदर आया था, उसने ईरान पर अटैक किया था, उस समय ईरान सुपर पावर था। हम्म, शायद डेरियस कुछ था वहाँ का राजा, डेरियस थर्ड वगैरह। तो उस समय इसकी सेना लगभग 50,000 थी, उसकी सेना 10-5 लाख थी। लेकिन उसने अपनी रणनीति के तहत उसको हरा दिया। तो ये तो पहले भी अब जैसे मान लो बाबर आया था, वो भारत 10-12 हज़ार सैनिक लेके आया था, और उसने हम्म, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसमें तो 1.25 लाख करीब सैनिक थे। हम्म, अब वो तोप लेके आया था, उसकी रणनीति ठीक थी तो वो जीत गया। तो इसमें अब बाबर जीत गया, तो इसमें कोई अल्लाह वाली बात नहीं है। दोनों ही, इब्राहिम लोदी भी मोहम्मदन ही था, मुसलमान था। तो युद्ध जीतना तो अपनी रणनीति, हथियार और कई खुफियागिरी, इन सब पे निर्भर करता है। जो आपके हिसाब से जितने बड़े लोग हैं, जैसे अच्छे पद पे हैं या फिर बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, तो उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुस जाते हैं वो भी मतलब अंधविश्वास ही है, तो अंधविश्वास का दूसरा रूप कह सकते हो, जो समझ नहीं पा रहे, वो उसी चीज़ को घुमा फिरा के कहने की बात है। तो अंधविश्वास में वो बचपन से भी रहते हैं, बाद में भी आ जाते हैं, कोई दूसरे से प्रभावित होकर भी आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अंधविश्वास में आप खुश तो हो सकते हो, ये मानसिक स्थिति है कि साहब मुझे शांति मिल गई। तो शांति मिलना तो एक मानसिक स्थिति है, लेकिन उससे कोई एक्चुअल में कोई लाभ नहीं मिलता। बट ऐसे कहा जाता है ना कि जैसे कोई बुजुर्ग हो जाता है तो भाई आपका काम है माला फेरना, माला फेरो, भगवान की भक्ति करो। ऐसा क्यों कहते हैं फिर? हाँ, वो गलत कहते हैं। हम तो कहते हैं भाई बुजुर्ग हो गया तो अपने पोते पोतियों को पालो, हम्म, या फिर कोई जैसे आपकी हॉबी या रुचि है उसमें आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, तो वो आप दुनिया को कुछ देखे जाओगे। अगर मान लो माला फेरना, भक्ति करना, नमाज पढ़ना, इनसे कुछ हासिल कुछ नहीं होगा। ये तो अंधविश्वास है, उसको अगली पीढ़ी के बच्चों को, पोते को और सिखा जाओगे। ओशो थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ओशो के बारे में? ओशो के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो एक अच्छा वक्ता था, हम्म, उसको अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो समाज को दिशा नहीं दे पाता था।
एक तरफ तो वो कहता था भाई मेरा बस चले तो पूरे भारत को नास्तिक बना दूं, हम्म, और एक तरफ कहता मेरा मतलब आध्यात्मिकता सबसे बड़ी चीज़ है। हम्म, अब ये दोनों विरोधाभासी बातों को अगर एक ही आदमी कहेगा तो जनता किधर जाएगी? तो इसलिए वो उससे कोई समाज को दिशा नहीं मिलेगी। उसको काफ़ी लोग बाग उसके फैन हैं, उसकी बातों के। वो एक ही दिन तो मतलब नास्तिकता को सबसे बड़ी चीज़ कर देगा, अगर दूसरे दिन चाहे तो वो आध्यात्मिकता या भगवान को सबसे बड़ा साबित कर देगा। हम्म। तो उसमें मतलब अच्छा वक्ता हुआ था, अच्छा ज्ञान था, पर दिशा नहीं दे पाता था। विरोधाभासी बातों को एक साथ मतलब अलग-अलग, जैसे मान लो एक पॉडकास्ट, एक भाषण सुनोगे उसमें किसी बात कह रहा था, दूसरा भाषण सुनोगे उसमें दूसरी बातें कह रहा है, विरोधाभासी बात कह रहा है। तो दोनों को अगर किसी ने सुन लिया तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज है, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, इनके बारे में आपका क्या व्यू है? देखो, प्रेमानंद का अच्छा व्यवहार है, हम्म, पर वो भी अंधविश्वास ही है, अंधविश्वास फैलाता हम्म, है। धीरेन्द्र शास्त्री मतलब एक चीज़ तो वो जाति प्रथा के खिलाफ है, जाति व्यवस्था को तो वो तोड़ने की बात कहता है, ये ठीक है। लेकिन वो धार्मिक अंधविश्वास फैलाता है। वो उसी तरह से जाकिर नायक है या दूसरे और धर्मों के हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो वो देश दुनिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो जाकिर नाइक के थॉट आपको अच्छे नहीं लगते? जाकिर नायक के थॉट मतलब वो क्या ले दे करके इस्लाम की सुप्रीमेसी साबित करता है। हम्म, वो कहता है कि भाई इस्लाम सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये तो हर धर्म के लोग बाग अपने अपने धर्म को अच्छा मानते हैं। तो उसमें मतलब कुरान वगैरह, हदीस वगैरह, उसमें भी अंधविश्वास है, अल्लाह वगैरह जैसी काल्पनिक बातें हैं। और फिर जो कुरान को आप कहते हो भाई काफिर या मुशरिक है, वो तो मोमिन वगैरह ये बंटवारा करता है, मतलब मानव सभ्यता का। तो और फिर उनमें हेट भी पैदा करता है, मतलब जैसे काफिर के या मुशरिक के खिलाफ हेट पैदा करता है। हम्म, तो अच्छा कैसे हो सकता है? लिंग भेदी बातें भी हैं, उनको भी वो जस्टिफाई करता है। हम्म। अमानवीय बातें जैसे मतलब काफिर, इनको भी जस्टिफाई करता है, और बहुत सारी अंधविश्वास वाली बातों को भी जस्टिफाई करता है और न्यायोचित ठहराता है। तो सही कैसे हो सकता है? अपने इंडिया के टीचर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर हो गए, खान सर हो गए, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनका एक तो ये टॉपिक को पढ़ के आते हैं, उसको ढंग से समझा देते हैं, तो बच्चों को अच्छा समझ में आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये अपने व्यक्तिगत विचार भी प्रकट करते हैं। दिव्य कीर्ति तो आमतौर पर मतलब उसका सब्जेक्ट के हिसाब से ही बात करता है, वो अलग से कोई फिलोसफी के हिसाब से। फिलोसफी पढ़ाता तो उस हिसाब से अपनी बात कहता है, वो सब्जेक्ट को छोड़ करके इतना ज़्यादा नहीं जाता। खान सर। वो भी टॉपिक को अच्छा समझाता है, लेकिन अब वो विचार व्यक्त करता है तो वो कहीं न कहीं मतलब थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि वो सब धर्मों के मतलब इस्लाम के प्रति थोड़ा बायस्ड है। अच्छा। उसको ज़्यादा मतलब उसके बारे में कुछ नहीं बोलता या उसको ज़्यादा मतलब अच्छा मानता है। अब अगर विचारक होता है तो फिर उसको क्या किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेना चाहिए। फिर उसको सब चीज़ को ओपन माइंड से बात करनी चाहिए सबके बारे में। और वो जो भी उनमें गलत बातें हैं उसको भी हाइलाइट करना चाहिए, जो सही बातें हैं उनको भी हाइलाइट कर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो पूरा विचारक नहीं है, अभी थोड़ा-सा मतलब हो सकता है पीछे आगे चल के हो जाए। और इतना मतलब वैसे बच्चों की मदद करता है, मददगार है, ये अच्छी बात है। कम पैसों में कोर्स वगैरह पढ़ाता है, ये भी अच्छी बात है। पहले जैसे भगवान बनाए गए थे कि अपने राम भगवान हो गए, हनुमान जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, तो ये भगवान किस हिसाब से भगवान की उपाधि दी गई थी इनको? क्या चीज़ें होती है भगवान की गुण के अंदर? ये तो अलग-अलग देशों में, जैसे मान लीजिए जो इधर के यूरोपियन देश हैं या मिडल ईस्ट है, जो है मध्य पूर्व के देश हैं, इनमें तो कंसेप्ट था नबी का। अगर भाई भगवान या अल्लाह का मतलब कोई दूत या आता है, वो पैगंबर कह दो, दूत कह दो, नबी कह दो, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है। हम्म, ये कंसेप्ट था वहाँ तो। उसके तहत ही जैसे हज़रत मूसा आए, फिर ईसा मसीह आया, फिर ये मोहम्मद आया। भारत में ये अवतार का कंसेप्ट हुआ भाई, जैसे विष्णु है फिर उसका अवतार राम हो गया, कृष्ण हो गया, पहले अवतार, फिर अवतार को फिर वो भगवान मानना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब आदमी थे, न कोई नबी वगैरह भी आदमी थे, भगवान जिसको कहते हैं ये भी आदमी थे, अवतार कहते हैं ये भी आदमी थे। क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये काल्पनिक बात थी। और ये धीरे धीरे मानव सभ्यता में घुसी कि भाई कोई न कोई सृष्टि को, ब्रह्मांड को बनाया होगा, चला रहा होगा, ऐसे कर करके। क्योंकि शुरुआत में भी नहीं थी ये, मानव सभ्यता में शुरुआत में तो प्राकृतिक शक्तियों को पूजते थे, जैसे जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, ऐसे पूजते थे। फिर इब्राहिम था या अब्राहम था, उसने कहा नहीं नहीं, इनके पीछे कोई एक शक्ति है। उसने कल्पना करके दी, और उसी कल्पना को लोग बागों ने सोचा ये बड़ी कल्पना लाया है। अब भाई वो फिर उसका
मूसा ने उसको नाम दिया था यहोवा, फिर ईसा ने उसको नाम दे दिया था गॉड, फिर मोहम्मद ने उसको अल्लाह नाम दे दिया, फिर नानक ने उसको वाहे गुरु दे दिया, कबीर ने उसको सतगुरु कह दिया। तो ये कल्पना है। अब उसका कुछ अच्छा, उनकी कई जगह विशेषताएं मिलती हैं, कई जगह नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए अल्लाह तो मानव सभ्यता को मोमिन में, काफिर में या मुशरिक में बांटता है। भगवान या ईश्वर है उसको वर्ण व्यवस्था में बांट देता है, जाति व्यवस्था में बांट देता है। तो कुछ एक चीज़ कहते हुए सृष्टि ब्रह्मांड इसने बनाई, उसके अलावा फिर उनकी बहुत सारी बातें डिफरेंट है। अब एक तरफ तो कहते हैं भाई ईश्वर अल्लाह गॉड एक ही है, तो खासियत तो फिर अलग अलग हो गई। तो चूंकि जो काल्पनिक बात है उसकी आप कुछ भी खासियत गढ़ लो, उसको जो सूट करे उसने खासियत गढ़ के दे दी। अब ये जैसे मान लीजिए आज 200 करोड़ लोग अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान है, लेकिन वो एक आदमी की उपज है दिमाग की, उसको दूसरे फॉलोअर वैसे ही मानते जा रहे हैं। कोई सबको तो अल्लाह मिला नहीं 200 करोड़ को। ऐसे ही मान लीजिए 225 करोड़ करीब ईसाई है, अब वो उसको ईसा को फॉलो कर रहे हैं। वो ईसा ने जो दिमाग से अपनी बात कही उसी को सच मान रहे हैं। सबको तो आगे गॉड नहीं कहा भाई मैं हूँ और मैं तुम्हारा ऐसे भला करूँगा। तो ये तो क्या है कि फॉलोवर्स होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं वो इनको मान बैठते हैं। फिर एक आदमी के दिमाग की उपज को 200 करोड़ ने फॉलो कर रखा है, किसी ने 225 करोड़ ने फॉलो कर रखा है, किसी ने मान लीजिए भारत में हिंदुओं में तो फिर भी कई लोग हुए उनके हिसाब से फिर 120 करोड़ लोगों ने फॉलो कर रखा। बट जैसे अभी हम देखते हैं गांव में बालाजी भरूच जाता है, फिर ये ऊर्जा क्या है? ये जो शरीर में जैसे भूत प्रेत जिन्न वगैरह भरते हैं, ये भरते भरते कुछ नहीं है। ये अकेले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर ये इनको बाजा बजता है और किसी इनको तान आ जाती है, मतलब उस वहाँ सब माहौल देख करके। तो फिर जैसे डीजे बजता है तो बच्चों का डांस का मन करता है, तो इनका भी कर जाता है। अगर ऐसे देवता आते तो बड़े बड़े लोगों के देवता आने चाहिए थे। भाई प्रधानमंत्री के मान ले भैरू जी आ जाए तो पूरे भारत का भला कर दे। मुख्यमंत्री के मान लीजिए गणेश जी आ जाए तो एक ही स्टेट का भला कर दे। या जैसे बड़े बड़े ये है मतलब जाकिर नायक है, उसके जिंद आ जाए तो भारत के मुसलमानों को भला कर दे। तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका भी खोज कर लिया, क्योंकि मरने पे आत्मा सोल या रूह निकलती नहीं है। जो निकलती नहीं है तो जो मर गए सो परमानेंट मर गए। जो मान लीजिए बालाजी भैरू जी, हनुमान जी या दूसरे लोग बाग हैं, ये मर गए। अब मरने के बाद इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पूर्वज अपना रहा है तो उसका अस्तित्व उसके डीएनए में मिल सकता है, उसके जो बच्चे हैं उनमें उसका मतलब डीएनए में मिल सकता है, लेकिन वो रूह आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। ये काल्पनिक बात है। जब मर गया तो आदमी ने तो अपना कोई फायदा कर सकता है, नुकसान कर सकता। उसको अपन मान लो उसकी मूर्ति बनाओ, चित्र बना के पूजो, कोई मतलब नहीं है। इस तरह अल्लाह या गॉड, इनकी आप चाहे नमाज पढ़ो, प्रार्थना करो, इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्रेयर करो इससे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मन में खुद ही संतुष्ट हो रहे हो, मन में ही प्रार्थना करो, मन में खुद ही उत्तर दे रहे हो। तो ये तो खुद के मन से आप कुछ भी सोच लो। तो ये चीज़ें सारी है ही नहीं। मरने पे भी कुछ नहीं, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा अलग से उनकी आत्मा का। और ये ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी काल्पनिक बात है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो ऐसे कहा जाता है कि अब मरने के बाद अपनी आत्मा निकल के किसी और के अंदर घुस गई, तो ये काल्पनिक है? ये झूठी बात है। देखो अपन जैसे कोई दूसरे कैसे घुसेगी? अपन जो बच्चे पैदा होते हैं वो प्रजनन के मार्फत हो रहे हैं। प्रजनन में मतलब नर से शुक्राणु आया, मादा से अंडाणु आया, अब दोनों में निषेचन क्रिया हो गई और बच्चा बन गया, जायगोट या बच्चा भ्रूण बन गया। अब दोनों अंडाणु शुक्राणु पहले से जीवित है, तो थर्ड पार्टी कैसे घुसेगी उसमें? सही है। तो इसको अगर समझना हो तो आप निषेचन मतलब इससे प्रजनन से सीखो, पढ़ो, तो वहाँ से अपन को पता लगा भाई तीसरा ऐसे उनका जो बच्चा पैदा होगा उसका डीएनए मदर फादर से मिल रहा है, नर मादा से मिल रहा है जिसके बच्चा है। तो जो कहते हैं थर्ड आदमी मरा था उससे तो मैच ही नहीं कर रहा है। शान शकल कद काठी भी उससे मिल रही है। और फिर ये जैसे जो ये पुनर्जन्म वाली बातें हैं, ये इस्लाम में इनमें नहीं है, इस्लाम में क्रिश्चियन में नहीं है। उनमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति मर गया तो उसकी जो रूह है, वो आत्मा है, वो कब्र में पड़ी रहेगी। कब तक? जब कयामत आएगी तब तक वो उसको उसी में पड़ी रहती है। बरजख बोलते हैं। अच्छा। और हिंदुओं में क्या कहते हैं, सब मर गया या तो दोबारा जन्म ले लिया किसी घर में, या भूत प्रेत बन गया, या फिर स्वर्ग नरक में चला गया। अब बताओ ये क्या प्रकृति में दो तरह की व्यवस्था हो रखी है कि साहब हिंदू तो सारे के सारे जन्म ले रहे, मुसलमान सारे के सारे कब्रों में पड़े? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस, और किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया,
कि साहब हम पहले तो हिंदू थे तो जन्म ले रहे ना, मुसलमान बनते तो सारे कब्रों में रहे क्या मुसलमान थे हिंदू बन गए तो अब वो तो पहले पुरखे तो सारे कब्रों में पड़े, हम जन्म ले लेंगे। तो ये जो प्रजनन के द्वारा जो संतानोत्पत्ति है यही पुनर्जन्म है। इसके अलावा मरने पे आत्मा का निकलना ये बहुत झूठी बात है, काल्पनिक बात है, जो धर्म ग्रंथों में या मजहबी किताबों में जो लिखी हुई है कि भाई रूह निकलती है, आत्मा निकलती है, सोल निकलती है, इसमें कोई दम नहीं है। सजीव के लक्षण होते हैं, अपन विज्ञान पढ़ते हुए सजीव के लक्षण होते हैं, श्वसन क्रिया करेगा, संतानोत्पत्ति करेगा, खाना खाएगा, ये होते हैं। मरने पर वो खत्म हो जाता है। और जो भूत प्रेत वाली बातें सुनते हैं ये भी सच नहीं है? नहीं, भूत प्रेत तो बनेगा कैसे, जो आत्मा ही नहीं निकली। हम्म। मरने पे जैसे मान लो कोई कहता साहब अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था और एक आदमी मरने वाला था, तो उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो कांच का बक्सा मतलब जैसे ही वो आत्मा निकली, कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। ये सुना अच्छा। होगा? नहीं सुना मैंने। कई ने सुन रखा होगा। अच्छा। अगर ऐसे आत्मा निकलती हम्म। तो कई बार जैसे मान लीजिए लोग बाग आईसीयू में रहते हैं, कई बार वहाँ मर जाते हैं, तो वहाँ तो शीशे टूटने चाहिए साहब, 2 बार शीशे टूट गया, 2 आदमी की मौत हो गई। सही बात। या कार में 2 बच्चे बंद हो गए, अब दोनों एक साथ तो मरते नहीं है, तो मान लो एक बच्चा पहले मर गया तो उसकी आत्मा से शीशा टूट जाता तो दूसरा तो कम से कम बच जाता। तो ऐसा कुछ निकलता ही नहीं है। तो जैसे मान लो कोई पानी में डूब गया, कोई मतलब अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, चाहे पानी में डूब गया, चाहे दुर्घटना हो गई, चाहे कोई फांसी खा गया, तो कोशिकाओं तक जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो वो मर जाता है। गवर्नमेंट के किले हैं, इनमें जाने के लिए मना करते हैं कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए 6 बजे बाद, दिन ढलने के बाद यहाँ पे भूत रहता है। ये 6 बजे बाद नहीं जाना चाहिए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब नियम है, पुरातत्व विभाग का। जैसे मान लीजिए अपन रात में कोई स्कूल में रहते हैं, नहीं रहते। ऑफिस में कोई रहता है, नहीं। तो नियम है। बट काफ़ी जगह तो रात में भी स्कूलें चलती है, ऑफिस चलते हैं। नहीं मतलब यूँ तो चला सकते हो आप, मना वहाँ भी नहीं है, माने वहाँ भी नहीं है, पर वो पुरातत्व विभाग ने चूँकि इतना वहाँ उसकी अर्जेंसी नहीं है, तो पुरातत्व विभाग ने नियम बना रखा है भाई सूर्यास्त के बाद में इनको बंद कर दिया जाए। बस उस पुरातत्व विभाग का नियम है, इसलिए बंद करते हैं उनको। उसको भूत प्रेत की वजह से नहीं करते। जैसे मान लो भानगढ़ का किला है, तो उसका इसलिए नहीं साहब उसमें भूत रहते हैं, वो तो पुरातत्व विभाग के कोई आदेश पूछो तो उन्होंने नियम निकाल रखा भाई रात को बंद कर देना। बट कई बार ऐसे होता है ना, कई उनमें अगर मना कर रखे हैं उनको चले जाते हैं तो वापस नहीं आते, ऐसे सुनने ऐसे आता है नहीं, कई नहीं बार। आते हैं लोग, ये झूठी बात है। देखो अपने क्या है देश में, अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के नहीं है, अपने देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। तो अपन को कोई भी जैसे झूठी अंधविश्वास की बात कहता है तो अपन क्या उसको सच मान लेते हैं, सच ही नहीं मानते, उसको आके प्रोपोगेट करते हैं, फैलाते रहता है। अपन पूछ लेते हैं क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये नहीं पूछते। नहीं इतना भी नहीं पूछते, बस उसने कह दिया मान लिया। जैसे मान लो पहले चोटी कटने वाली घटनाएं हुई थी महिलाओं की, हाँ हुई थी। तो अब वो क्या हुआ था कि बूझे वाला आदमी था, तो उसके पास एक महिला चली गई। उसने कहा भाई मेरे दिनमान खराब चल रहे हैं, तो मेरे अच्छे दिनमान कैसे आए, तो आप मुझे कोई तरीका बता दो। तो उसने उसको कह दिया भाई तुम्हारी चोटी काटो, पेट पर पैर पर त्रिशूल का निशान बनाओ सिंदूर से, और इसकी फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पर डाल दो। अगर 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। और फिर जो महिलाएं किसी तरह से असंतुष्ट थी कोई कारण से, तो उन्होंने फिर उसको शुरू कर दिया। अब अपन ये नहीं देखते कि यार आदमियों की भी दाढ़ी होती है, तो कभी रात रात अपने आप तो बनती नहीं है। सही बात है। तो ये तो सबके कटने चाहिए बाल, उनके क्यों कटे, उसके बाद भी नहीं कट रहे। तो वो वैसा महिलाएं संतुष्ट थी तो इसलिए थे। हाँ कई बार अपन जैसे महिलाओं के भूत प्रेत ऐसी बातें कहते हैं, उसमें क्या होता है कि सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस ऐसी मानसिक बीमारी होती है। अब चूंकि इस मानसिक बीमारियों के बारे में स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, ये कॉलेज लेवल पे MBBS वगैरह में पढ़ाते होंगे, पर इसको स्कूल लेवल पढ़ाना चाहिए ऐसी बातों को। तो ऐसी घटनाओं को फिर लोग बाग उनको ऐसे मान बैठते हैं भाई इसके भूत जिंदा रहा है ये, लेकिन वो इस तरह की होती है, सिजोफ्रेनिया इस तरह की बातें होती है। तो चूँकि अपन साइंस 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं, तो चूँकि इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़े लिखे बच्चों लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है। जो अगर MBBS वाला होगा उसको तो हो सकता है पता हो, लेकिन जो सामान्य 10वीं तक जो साइंस रही है, आर्ट्स वाला, उसको तो पता ही नहीं इन बातों का। तो यही कारण है। तो इसको पाठ्यक्रम में नीचे क्लासों में लाना चाहिए, 6ठी 7वीं 8वीं। तो मतलब अभी तक अपने एजुकेशन की कमी इस वजह से अपन पीछे रह रहे हैं? नहीं इतनी कमी नहीं है, कुछ टॉपिक लाने चाहिए। मतलब मैं तो ये कहता हूँ भाई अंधविश्वास तो शिक्षा में बढ़ना नहीं चाहिए। शिक्षा में जैसे स्कूल की शिक्षा है वो तो लगभग सही है। अब कोई अब नए सिलेबस का तो मुझे ध्यान नहीं है, पर ज़्यादातर तो सही है वैसे। आप कास्टिज्म पे बिलीव करते हो? देखो कास्टिज्म में कोई दम नहीं है, इसको अपनों को ख़त्म करना है। इसमें कोई मतलब कोई शक्ल से पहचान भी नहीं सकता। जैसे मैं आपके पास आया, मुझे पता नहीं था आप किस कास्ट के हो, लेकिन अपन किसी तरह से चर्चा के दौरान ऐसे पता लग जाता है, तो फिर अपन क्या बायस्ड हो जाता है।
तो मैं तो ये मानता हूँ अपने देश ने इस जाति व्यवस्था से बहुत नुकसान झेला है। अपन जैसे बहुत सारे लोग बाग कहते हैं सब अपनी अपनी जातियों पर गर्व करो। अरे भाई, अगर ऐसे गर्व करोगे तो इस्लामिक शासकों ने अपन को 600 साल तक गुलाम रखा, अंग्रेजों ने अपन को 200 साल तक गुलाम रखा, तो उनको वो गर्व करेंगे तो फिर अपना गर्व कहाँ टिकेगा। जब मोहम्मद गौरी आया था उस समय भारत में राजपूत, जाट, गुजर, मीणा, यादव, शर्मा, मेघवाल, जाटव, वाल्मीकि सब जाति के लोग बाग थे और उसके बावजूद भी गुलाम रहे। तो इस जाति से उल्टा बढ़ते हैं अपन, एक तो आती नहीं है। ये जातिगत व्यवस्था सिर्फ बंटवारा भी नहीं है, इसमें घृणा भी है। हम देखते हैं कई बार अपने यहाँ के लोकल एक जाति के लड़का लड़की शादी कर लेते तो उनमें अपना बड़ा हंगामा करते हैं। और कुछ दिन पहले अपने पढ़ा था भाई, चीन की लड़की शादी करी, दक्षिण कोरिया की लड़की शादी करी, उसको बुरा नहीं माना। तो हम विदेशियों को भी मतलब अपने यहाँ जातिगत व्यवस्था में दूसरी जाति को उससे भी बुरा मान रहे हैं। तो जाति व्यवस्था मतलब एक वैमनस्यता पर आधारित व्यवस्था है। कुछ जैसे इसमें 20-30% के साथ तो छुआछूत ऊंच नीच होती है और वैसे भी मतलब भेदभाव होता है, जातिगत पक्ष लेते हैं लोग बाग। तो इसको मिटना चाहिए, मतलब अपने को जाति मुक्त समाज या जाति विहीन समाज के बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और जैसे मैं आपके साथ आया था, आपने नाम बिल्कुल अपना फर्स्ट नाम लिया, कोई जाति न गई। तो ये ज़्यादा हमको दूसरों को भ्रम में ही रखना चाहिए। जो सरनेम है इसको कम से कम प्रयोग करना चाहिए और हमारी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। अभी तो हम क्या करते हैं, अगले की जाति पूछ के फिर उस हिसाब से उससे बातें करते हैं। खुद की जाति का होगा तो हम ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, दूसरी जाति का होगा तो अपन शक करेंगे, या ऐसी जाति के बारे में बहुत सारी मतलब लोकोक्तियाँ कह रखी है, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। व्यक्तिगत आदमी कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर किसी जाति के बारे में कोई किताब में कुछ लिख दिया, उस आधार पर उसको जज करने लग जाएंगे। तो हमको ये इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि हम लोगों से बिना जाति पूछे ही बात करने का प्रयास करें और सरनेम खुद भी नहीं लगाएं और दूसरे से पूछे भी नहीं। बट भारत जैसे देश में क्या होता है ना, जैसे कोई शर्मा जी का लड़का, गुजरों का लड़का, मीणाओं का लड़का, मतलब जाति लिए बिना तो नाम ही नहीं बोलते, जाति पहले बोलते अपन। तो ये गलती है ना भाई। अपना एक जाति का तो आपको जैसे मान लो कोई भी जाति के गीत मतलब उसकी बहादुरी गीत गा रखे तो उस जाति वालों को ठीक लगते हैं, लेकिन वो दूसरी जाति वालों को अखरते भी हैं। तो इसलिए वो आप एक जाति के लोगों से जुड़ रहे हो और आप अन्य से कट रहे हो। तो अल्टीमेटली तो अपन मतलब एक जाति की जनसंख्या मैक्सिमम 10-15%, 20% होगी किसी भी स्टेट में, लेकिन 80% तो कट ही रहा हो। मैक्सिमम जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या वो भी कट रहा है। तो इसलिए इससे कोई फायदा नहीं है, मतलब उल्टा इससे नुकसान ज़्यादा है। और बड़ा नुकसान तो ये रहता है कि भाई अपन इतिहास में भी गुलामी झेली, जब भी एकजुट नहीं हो पाए। अपन ने तो ये ध्यान रखा कि भाई अपने जो वाल्मीकि है या मेघवाल है या जाटव है, ये खाट पे नहीं बैठ जाए, चाहे दिल्ली गद्दी कोई बैठ जाए, उससे हमको समस्या कम रही। जो आपने ये टैग होता है सरनेम का पुलिस वालों के, ये आपने हटाया सबके, इसके पीछे आपकी क्या स्टोरी थी? सबसे पहले तो अपन जो सरनेम में जैसे मान रहे गोत्र या जाति लगाते हैं, तो उससे फिर अपन खुद ही घोषणा कर देते हैं मैं फलानी जाति का हूँ। तो फिर खुद की जाति के लोग वक्त आपसे हो सकता है ज़्यादा नज़दीकी महसूस करेंगे, लेकिन दूसरी जाति वाले आपसे दूरी बनाएंगे। तो अगर सरनेम या गोत्र नहीं, सरनेम नहीं होगा जाति या गोत्र का, तो उससे फिर सभी समानता महसूस करेंगे। तो पुलिस में पहले नियम भी था, पर बहुत सारे अधिकारी पालना नहीं करते, खुद करते हैं, खुद बड़े अधिकारी नहीं करते, फिर नीचे वाले फिर उसी तरह से हो जाते हैं। नहीं तो पहले ही था कि भाई ये सरनेम नहीं होना चाहिए नेम प्लेट पे। जैसे कपड़ों पे नेम प्लेट है उस पर भी नहीं होना चाहिए, ऑफिस की नेम प्लेट पे भी नहीं होना चाहिए, और टेबल पे भी नेम प्लेट हो तो उस पर भी नहीं होना चाहिए। इवन फिर जो आदेश निकालते हैं उनमें भी मतलब ये सरनेम नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई अधिकारी कहीं जाता है तो उसकी पहले से अगर जाति लिखी होती है तो फिर उस जाति वाले तो खुशी महसूस करते हैं, दूसरी जाति वाले थोड़ा सा मतलब उसे दूरी बनाते हैं। तो इवन जो आदेश है उनमें भी जाति नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने भी एक आदेश निकाला था कि भाई इनकी लोगों की जाति मत लिखा करो। जो पुलिस की जो जांच तफ्तीश होती थी उसमें जाति लिखना उन्होंने बंद करा दिया। अच्छा। हाँ, तो अब ये कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे आरपीएससी वगैरह, वहाँ नाम भी नहीं लिखते, जाति के साथ साथ नाम भी नहीं लिखते। तो ये जाति लगाने से क्या फिर बायसनेस आ जाते हैं, क्योंकि अपने इसी भारत के समाज में पले बढ़े हैं। तो हम में से अधिकतर लोग अपनी जाति के पक्ष में थोड़ा ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, दूसरी जाति से दूरी बना के रखते हैं या गैप महसूस करते हैं। तो उसको पाटने का तरीका यही है कि भाई अपना किसी का भी नाम ले तो फिर फर्स्ट नेम से ही बोले उसको। जैसे आपका नाम श्री राम है तो श्री राम ही ठीक है। अब इसके साथ गोत्र जाति नहीं लगाएंगे तो आपको सभी, जैसे पॉडकास्ट जाएगा अगर आपका नाम श्री राम तो सभी अपना महसूस करेंगे, अगर पॉडकास्ट का नाम आपने न्यूट्रल रख रखा है तो
तो ये एक मतलब अपन को घुलने मिलने के लिए पहली मतलब स्टेज है। अभी ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हम लोगों को लोग बदनाम करते हैं। हेट स्पीच का जो था वो क्या था? हाँ, ये सही है कि साहब बहुत सारे सोशल मीडिया पे धर्म विषय जाति विषय के खिलाफ हेट फैलाते हैं। तो इसमें ये है कि भाई सभी जातियों के लिए जो हेट है वो उसको सब बराबर देखना चाहिए। और वैसे ये नियम में भी है कि भाई कोई जातिगत हेट फैलाएगा तो उसके लिए कानून का पहले से भी प्रावधान है। जैसे आईपीसी में भी था 153A वगैरह, और ये होना भी चाहिए, पर ये सभी जातियों के लिए होना चाहिए। जो सोशल मीडिया पे विशेष रूप से बहुत सारे लोग बाग किसी जाति को लेकर गाली देते रहते हैं, किसी जाति को नीचा कहते हैं और कई तरह से परेशानी खड़ी मतलब बातें कहते हैं। अब ये क्या कि जैसे जो संबंधित पुलिस थाने हैं या उनके इंटेलिजेंस है, उनको इनके सोशल मीडिया का ध्यान रखना चाहिए। जो कहीं भी ऐसी हेट वाली बात की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो धर्मगत हेट है उसमें भी होना चाहिए। और यह धर्मगत उकसावा होता है, जैसे मान लीजिए कई बार कोई अपराध तक हो जाता है भी, तो उन सब पे भी मतलब इस पे पाबंदी होनी चाहिए। पाबंदी नहीं तो क्या, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस बात को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये ब्राह्मणों तक ये बात लागू नहीं है, सभी जातियों के लिए सभी धर्मों के लिए बात लागू होनी चाहिए। उसने ये कह करके उसको हटा दिया था उस रिट पिटीशन को। जो सलीम वास्तिक था, इनके मर्डर की क्या स्टोरी थी? सलीम वास्तविक गाजियाबाद के लोनी में रहता है। हम्म, इसका मर्डर नहीं हुआ पर इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था। ये सो रहा था सुबह और इसके 2 लड़के आए थे हम्म, और उन्होंने मतलब इसका आके घुसे तो उसने पूछा भाई कैसे आए, तो उनका बात करनी है। और फिर उसका वीडियो आया था 2-2.5 मिनट का, उसमें वो दिखा रहे थे। फिर उस पर मान लो उन्होंने उसने कहा बैठो और वो उन पर अटैक कर दिया। क्योंकि सलीम वास्तविक मतलब एक्स मुस्लिम है। अच्छा। और पहले तो वो क्या है कि कुरान हदीस के बारे में मतलब जो बातें बताता है, हम्म, तो उससे कई जने ये कहते हैं भाई इससे मतलब एक तरह से मोहम्मद की शान में मतलब गुस्ताखी हो गई, ऐसा उन्होंने सोचा होगा उन लड़कों ने। और फिर उस पर अटैक किया था और बड़े क्रूरता से अटैक किया था। तो चूंकि ये जो धर्म ग्रंथ या मजहबी किताबें हैं, हम्म, इनके अपमान को लेकर के या कोई धार्मिक व्यक्ति हो गया, मजहबी व्यक्ति हो गया, जैसे मान ले कोई नबी हो गया, कोई अवतार हो गया, उसकी कोई आलोचना कर दी या कोई और बात कह दी, उसको लेकर के जो मतलब जो है या गुरु की आलोचना कर दी, तो उस पर भी लिख रखा है भाई गुरु की आलोचना मत सुनो। तो ये सारी चीज़ें मतलब गलत है, इन पे मतलब इनको हटाना चाहिए। कानून के हिसाब से भी ये सही नहीं है। और इससे मतलब उनके मन में एक तरह से उन लड़कों के मन में उसके प्रति मतलब गुस्सा पनपार, वो उसको मारने के लिए आए थे। हालांकि बाद में यूपी पुलिस के एनकाउंटर में वो दोनों खास भाई थे अमरोहा के, वो मारे भी गए। और सलीम वास्तविक वैसे तो अभी तो मतलब जीवित है, पर अब बोल पा रहा नहीं बोल पा रहा इसके बारे में नहीं कह सकते। और वैसे सलीम वास्तविक क्या मेरे से काफ़ी नज़दीक है। अच्छा, हाँ, कैसे? मेरे से वो 2-5 बार मिल चुका। मेरे घर पे भी आया था, मेरे ऑफिस में भी आया अच्छा। था। 2-3 मीटिंग उसने बुलाई थी। 2 बार मेरे को, एक बार उत्तराखंड में वाजपुर में मुझे बुलाया था। फिर गाजियाबाद में दासना मंदिर है, वहाँ पर भी मीटिंग हुई थी एक्स मुस्लिम की, उसमें मुझे बुलाया था। अभी मैं दिल्ली में गया था उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए गया था, तब भी मैं उसके घर पे उसी घर पे उससे मिल के भी आया था जहाँ पर उस पर अटैक हुआ। अच्छा। तो वो मतलब ये जो अभी जो बहुत सारे लोगों में क्या मजहबी या धार्मिक भावनाएं भरी हुई हैं, हम्म, तो वो उससे बुरा मानते हैं। लेकिन अब ये तो मिटना ही पड़ेगा इन धर्मों को। तो हम्म, ये मजहबी किताब है या धार्मिक किताब, इनको तो जाना ही पड़ेगा। अब तो स्कूल की कॉलेज की किताबें इनको आना है, हम्म, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए जो लोग बाग मतलब कितनी अमानवीय बातें हैं भाई। देखो, जो व्यक्ति मर गया उसकी आलोचना के लिए अगर आप मान लीजिए किसी जीवित व्यक्ति की हत्या करते हो, तो वो काफ़ी या हत्या का प्रयास किया, तो वो काफ़ी अमानवीय सा लगता है उसे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे मतलब लोगों के दिमाग में बैठेंगी भाई, अब अपन को जीवित लोगों को तवज्जो देनी है। जो मर गए वो मर गए, उनके वंशज ही अपन है, उनके डीएनए अपन में आ गए, तो इस पीढ़ी के लिए काम करो। जो मर गए उनके चक्कर में अपन जीवित लोगों को मारेंगे तो वो सही नहीं है। हम्म। जो इस्लाम में फतवा जारी करते हैं, ये फतवा जारी क्या होता है? वैसे तो फतवा कई तरह के बताते हैं, पर वो जो मारने का जो फतवा है वो तो एक तरह से किसी की हत्या के लिए उकसाने जैसा है। तो ये कौन जारी करता है ये फतवा? अब इनमें इनके पदाधिकारी मौलवी पादरी वगैरह कुछ होंगे, वो करते हैं, लेकिन वो गलत है वैसे। अच्छा। फतवे वाला सिस्टम है इसमें मतलब जो फतवा जारी करता है उनके खिलाफ तो उल्टा एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कोई आप किसी की हत्या के लिए किसी की
या उसको और कोई डैमेज करने के लिए आप कैसे ऐसी बातें कैसे उकसा सकते हो लोगों को। ये तो उकसाना जैसा हो गया, दूसरे लोगों को उकसाने वाली बात हो गई। तो किसी के लिए मौत के लिए उकसाना या दूसरे नुकसान देने के लिए उकसाना वो गलत है। एक यूनिसेफ नाम की संस्था है बच्चों के लिए, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? यूनिसेफ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और वो बच्चों की भलाई के लिए काम करती है। लेकिन उनको जो करना चाहिए उसमें और काफ़ी मतलब बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनका एक मानव अधिकार होता है कि भाई वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके लिए मानव अधिकार है। हर छोटा बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, सब चीज़ जानने का प्रयास करता है। और जब उसको मान लीजिए अपन धार्मिक शिक्षण संस्थान है, जैसे मान लो मदरसा हो गया या गुरुकुल हो गया या मिशनरी शिक्षा हो गई या मठ की शिक्षा हो गई, उसमें अगर उसको डाल देंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा और वो एक धर्म विशेष तक सीमित हो जाएगा, अंधविश्वासी हो जाएगा, कट्टरपंथी हो जाएगा, लिंग भेदी भी हो जाएगा। इसलिए यूनिसेफ को जो विश्व स्तर पर जो इस तरह की धार्मिक शिक्षण संस्थान है, इनके पाबंदी के लिए प्रयास करने चाहिए और सभी को जो स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, इस पर लागना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो तो अपने खुद तय नहीं कर पाते कि वो किस स्कूल में जाएंगे या मदरसा में जाएंगे या गुरुकुल में जाएंगे या मठ में जाएंगे या मिशनरी में जाएंगे। वो तो तय नहीं कर सकते, माँ बाप तय करते हैं। और माँ बाप को जो प्रेरित करना है वो यूनिसेफ का काम है। भी बच्चों को, इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानवाधिकार है और इससे वंचित मत करो। तो इसलिए ये जो शिक्षण संस्थान है, इन पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। जो भी ये वॉर चल रहा है, इसके अंदर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इसको रोकने में फेल क्यों हो गया? यूनाइटेड नेशन फेल इसलिए हो गया, जो यूनाइटेड नेशंस के जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ति के लिए उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की कि भाई उसको कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा शांति, सौहार्द, ऐसी बातें कहती। लेकिन उनको ये कहना चाहिए था भाई हम ये परंपरागत धर्म है जो आपस में लड़ाई झगड़े के प्रमुख कारण बनते हैं। पहले भी क्रूसेड्स हुए भारत में बहुत सारे बार, जैसे आपस में युद्ध हुए तो उनमें भी काफ़ी लोगों को, जैसे 10-10, 20-20 हज़ार लोगों को, महिलाओं को जोहर करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को गुलाम बना था, गुलाम बनना पड़ा था। ऐसे क्रूसेड में भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये जो यूएनओ को ये जो परंपरागत धर्म या मजहब है, जो संगठित धर्म मजहब बोल दो, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, इनको मतलब ख़त्म करने के लिए प्रयास करने चाहिए थे। अच्छा। क्योंकि ये धर्म एक तरह से पोटेंशियल थ्रेट है मानव सभ्यता में झगड़े के लिए। तो इनको ख़त्म करने का प्रयास उसने किया नहीं। यूएनओ की एक जिम्मेदारी ये भी थी कि भाई इन धर्मों को ख़त्म करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता तो ये धर्मों में जो अंधविश्वास वाली बातें, ये धीरे धीरे लोगों की रुचि खत्म होती। तो यूनाइटेड नेशंस ने मतलब शांति की कहती स्वार्थ के पर उसको प्राप्त कैसे किया जाए, इस पर काम नहीं किया। तो इस पे काम करते, परंपरागत धर्मों को ख़त्म करते, नस्ल भेद को ख़त्म करते, जैसे भारत में जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए यूएनओ की तरफ से भी मतलब जैसे बात हो सकती थी, अभी भी होती है। वैसे कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की इस पर आलोचना हो जाती है जाति प्रथा को लेकर के। तो कुल मिलाकर के मतलब विश्व स्तर पर जैसे मान लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको बढ़ावा देते और ये जो गड़बड़ चीज़ें हैं इनको बंद करने या ख़त्म करने के लिए प्रयास करते तो संयुक्त राष्ट्र संघ ज़्यादा सफल होता है। अभी आप ह्यूमन राइट्स के अंदर आईजी हो, तो इसके अंदर मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऐसे कौन से राइट्स है जो आम आदमी को पता होने चाहिए उसके खुद के? एक मनुष्य के विकास के लिए जो मतलब आम इंसान को जो अधिकार होते हैं वो सबको ही चाहिए। अब आप उसको किसी जाति के हिसाब से वंचित कर दो, कोई लिंग के हिसाब से वंचित कर दो या कोई धर्म के हिसाब से वंचित कर दो, तो फिर वो मानवाधिकारों का हनन की श्रेणी में चला जाएगा। जैसे एक जो सामान्य आदमी है उसको जैसे कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ उठ बैठ सकता है, किसी के साथ खाना खा सकता है, आप अपने घर पर आएगा उसके लिए समान व्यवहार नहीं करके मतलब जाति के आधार पर व्यवहार कर रहा है, तो फिर वो लिंग उसमें मानवाधिकारों का हनन की श्रेणी में आ जाता है। तो अभी आपको क्या लगता है क्या क्या कमियां हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए इसके अंदर? मैं तो ये मानता हूँ ये जाति प्रथा और ये परंपरागत धर्म या मजहब, ये मानवाधिकारों के हनन के बड़े संस्थागत स्रोत हैं। इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे जाति प्रथा से अपने मतलब एससी वर्ग का विशेष रूप से मतलब उनके साथ बहुत सारे मतलब अमानवीय व्यवहार होता है, भेदभाव होता है। ऐसे ही काफिर मुशरिक के हिसाब से भी मतलब भेदभाव मतलब काफ़ी अमानवीय व्यवहार हो जाता है और भी दूसरे धर्मों के साथ लोग कई तरह के भेदभाव कर देते हैं। तो इन सब के लिए इन धर्मों को जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनको ख़त्म करने की जरूरत है।
आप हमेशा जाति की, धर्म की बात करते हो, तो कभी आपको थ्रेट्स आए हैं या कोई पर्सनल प्रेशर आया है ऊपर से? अब ऐसा तो मुझे कोई ख़ास मतलब थ्रेट्स वग़ैरह नहीं आई अभी तक। अब कोई मन-मन में ऐसा रखता होगा तो मैं कह नहीं सकता। हुँ, पर चूँकि मेरे से इसलिए ज़्यादा लोगों को नाराज़ नहीं है, अपन क्या बैलेंस्ड हैं। अपन मतलब धर्म किसी धर्म विशेष को या जाति विशेष को टारगेट नहीं करते। अपन पूरे सभी धर्मों को ख़त्म करने की बात करते हैं, सभी जातियों को ख़त्म करने की बात करते हैं और सभी लोगों से अच्छा रहने की बात करते हैं। अपन जाति प्रथा को, धर्म व्यवस्था को ख़त्म करना मतलब लोगों से अपने कोई हेट नहीं है। हुँ। लेकिन ये जो व्यवस्था है इससे मतलब अपन को है कि भाई इनको ख़त्म करना है। तो मेरे को तो ऐसी कोई अभी तक कोई थ्रेट वग़ैरह नहीं आई वैसे। आप सुपरिटेंडेंट भी रहे हो, तो सुपरिटेंडेंट रहते हुए आपको ऐसी कोई कमी महसूस की हो, जो जैसे आम आदमी को कोई परेशानी होती है तो वो थाने में जाने से पहले 2 बार सोचता है कि पुलिस के और उसके बीच में पता नहीं कैसा क्या रहेगा? हाँ, ये सही कह रहे हो अभी जैसे पुलिस है या कई महकमे हैं उनमें कई जगह लीडरशिप होती है, काफ़ी उनको ऑटोनोमस रहती है मतलब स्वायत्त हुँ, रहती है। जैसे ज़िले में एसपी होता है, हुँ, वो वैसे तो आईजी के, डीजी के और सरकार के अधीन होता है, लेकिन काफ़ी मतलब 90% काम वो अपने मन से मतलब अपने हिसाब से करता है। तो मैंने ये देखा कि भाई जब एएसपी सही होता है तो फिर एसएचओ वगैरह थानेदार, डिप्टी एसपी वो भी सही हो जाते हैं। तो मैंने तो यही कर रखा था मतलब हमारे जो मेरे सबॉर्डिनेट जैसे चाहे डिप्टी एसपी हो, हुँ, चाहे एसएचओ हो, हुँ, मैंने कह रखा था कि भाई जो जनता के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। हुँ, कोई मेरे लिए ज़्यादा मतलब चापलूसी टाइप व्यवहार करता है या ज़्यादा करता है, मैं उसको ज़्यादा लाइक नहीं करता। हुँ, आपका जब कोई काम हो तभी मेरे से फ़ोन पे बात करो, बेवजह से रोज़ाना बात करने की ज़रूरत नहीं है, भाई खैरियत बताने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे 10 दिन तक आपको काम नहीं पड़ता तो 10 दिन तक, 20 दिन तक मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे समय भी बच जाता है और चूँकि मैंने जैसे व्यवहार कर रखा था, भई कोई आता था तो मैं बिठा के बात करता सबको। जो परिवादी आता है या मेरे सबॉर्डिनेट आता तो मैं हुँ, जैसे मान लो सिपाही आ गया तो मैं बिठा के बात करता। हुँ, तो फिर नीचे वाले भी उसी तरह से व्यवहार करते तो उस मेरे टाइम पे मतलब जनता का और उसका काफ़ी था। मैंने ये भी कर रखा था कि भाई कोई भी आएगा और उसकी एफआईआर मतलब ऐसी है और उसके साथ हुआ तो तुम ये मत सोचना कि भाई अपराधों की संख्या बढ़ जाएगी। आप संख्या बढ़ने की चिंता मत करना लेकिन उसको दर्ज करना। तो मैंने निर्देश मतलब जैसे मतलब मैंने मीटिंग में निर्देश दिए, न कि कोई मीडिया में जाके। हुँ, मीडिया में जाके कोई अगर बात कहते हैं तो उससे तो ऐसा लगता है भाई एसपी और एसएचओ के बीच में गैप है, ये तो हीरो बनना चाहता है और उनको विलेन बनाना चाहता है नीचे वालों को। हुँ, तो मेरे को जो भी कुछ कहना होता था मैं मीटिंग में कह देता या वैसे कह देता। मैं कभी उसको जाके जनता के बीच में नहीं कहता भाई मैंने थानेदारों को क्या निर्देश दिए हैं या मैं कोई मीडिया में नहीं कहता। तो मेरे टाइम पे मतलब जनता का और पुलिस का अच्छा रहा था और चूँकि अगर एएसपी का व्यवहार ठीक होता है, मैं हुँ, जैसे कोई मेरे को फ़ोन करता मैं फ़ोन भी अटेंड कर लेता। उनकी हुँ, कोई जायज़ बात होती थी तो मैं फ़ोन पे भी मान लेता। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, मैं कह देता भई इतना आने की मैं दिखवा लेता हूँ और उनकी जायज़ बात होती है मैंने तफ्तीश बदलने की तभी मैं कर देता। हुँ, तो मतलब अगर एसपी सही रहता है, एसएचओ को सही निर्देश देता है, हुँ। तो फिर वो नीचे वाले भी उसी हिसाब से काम करते हैं और सुधार हो जाता है। अक्सर हम ऐसे सुनते हैं कि जो वीआईपी लोग रहते हैं, इनको जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? जेल में मतलब यूँ अलग-अलग उसमें थोड़ी व्यवस्था तो है मतलब डॉक्टर के आधार पर भी है कि भई उनको थोड़ा-सा मतलब डॉक्टर जैसे कहीं को केयर की ज़रूरत होती है तो वो भी देखते हैं। तो ऐसे फ़र्क तो है उसमें, पर वो नियम के हिसाब से ही है वैसे। तो मतलब करप्शन है या नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में? देखो पुलिस में भी करप्शन है हुँ, और दूसरे विभागों में करप्शन है हुँ, और जो प्राइवेट जो संस्थाएँ हैं, उनमें भी खूब बेईमानी है। तो चूँकि ये तो भारत के समाज में ही है, तो जो समाज में अगर बेईमानी होगी, हुँ, तो आप पुलिस वालों से क्यों उम्मीद करते हो भाई पुलिस वाला तो ईमानदार बन जाए और तो बेईमानी करे। सही बात। इवन इफ आप जैसे मान लो कोई सामान भेजो यहाँ से कहीं पे हुँ, 100 किलोमीटर दूर पे और लोडिंग गाड़ी आप करो तो उसका किलोमीटर के हिसाब से मान लीजिए पड़ रहा है 4,000, तो आपसे वो 8,000 मांग रहा है, आपकी हुँ, मजबूरी का फायदा उठा रहा है तो उसको क्या कहोगे। करप्शन ही होगी। इसी तरह जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं हुँ, उनमें आपसे मतलब चाहे जो फीस वसूल की जाती है तो आपको देनी पड़ती है। ऐसे ही मान लो होटल वगैरह हैं जिनमें अपन जाते हैं वहाँ चाय कॉफ़ी 500-500 रुपये की देते हैं, हुँ, तो क्या कहोगे, ये बेईमानी है। हुँ, तो मतलब इस देश में क्या कि नैतिकता का अभाव है आम जन में। तो अपन को इसलिए अपन ये चाहते हैं भैया नैतिकता का विकास हो। मतलब लोग वहाँ खुद गलत करने से रुकें, बजाय कि उनकी जो कोई निगरानी करे, उसके बजाय वो बेहतर खुद रुके कि भाई ये चीज़ मेरी हक नहीं है, मैं इसको नहीं लूँगा, ये चीज़ गलत है, मैं नहीं करूँगा। तो अपन यही चाहते हैं भाई भारत में आम जन में उच्च नैतिकता की स्थापना हो। इसलिए जो अपन ने विचारधारा चल रखी है मानवतावादी विश्व समाज, उसमें भी अपना यही है कोटेशन अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, हुँ, परंपरागत धर्म या मजहब विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ
और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। तो जो ये विकसित देश है, चीन है, रूस है, अमेरिका है, यहाँ पे लोगों में का नैतिकता का स्तर ऊंचा है। हुँ, तो वहाँ अगर कोई आप कोई चीज़ छोड़ दी तो कोई उठाएगा नहीं। और अपने क्या कि यहाँ कुछ तो गरीबी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी 20-30% तो अपराध हो जाते हैं हुँ, बेईमानी के। कुछ नैतिकता के बारे में यहाँ इतना सिखाया नहीं गया, मतलब नैतिकता की पालना या पूर्ति, नैतिकता की पूर्ति वो क्या कुछ धार्मिक प्रोग्राम करके पूर्ति कर लेते हैं। हुँ, तो इसलिए भी मैं यात्रा कर लूँगा और कुछ कर दूँगा, तो उससे पूर्ति करके वो अपनी क्षतिपूर्ति मान लेते हैं। हाँ। लेकिन अपन को क्या है, इस देश में नैतिकता की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। तब जा कर के ही अपन एक तरह से आगे प्रगति करेंगे, उसमें बहुत योगदान उसका है। अब तक आपकी पोस्टिंग कितनी जगह पे रह चुकी है? साल 2 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है, तो ये तो औरों का होता है, वैसे ही मेरा होता रहा है। हुँ, तो जगह-जगह मतलब आप क्राइम ब्रांच में भी थे, सीआईडी में। हाँ। तो वहाँ पे रहते हुए आपने क्या स्पेशल ऐसी चीज़ अनुभव की हो जो अदर डिपार्टमेंट जैसे पुलिस के अंदर नहीं है और वहाँ पे है वो चीज़? नहीं, क्राइम ब्रांच तो पुलिस का ही पार्ट कह सकते हो, मतलब पुलिस मुख्यालय स्तर का है। ऐसे होता है ना कि नॉर्मल केस पुलिस के पास जाते हैं, फिर सीआईडी के पास कब जाते हैं वो केस? किस कंडीशन में? सीआईडी के पास आमतौर पर जो सनसनीखेज मामले होते हैं वो जाते हैं, जो जनता की मांग पे जाते हैं, मतलब लोग बाग आंदोलन करते हैं या कोई सिफारिश से जाते हैं, या जो जनप्रतिनिधि हैं विशेष रूप से एमएलए एमपी, हुँ, उनके खिलाफ जो केस दर्ज होते हैं हुँ, वो भी सीआईडी में आते हैं। अच्छा। तो यही ज़्यादा उसमें केस रहते हैं। तो दोनों का काम करने का तरीका अलग-अलग कितना है? काम करने का तो चूंकि जैसे कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो शुरुआत में तो जिले में ही उसकी तफ्तीश होती है, सिवाय कि जो एमएलए एमपी को छोड़ करके, हुँ, तो वहाँ तफ्तीश हो जाती है। लोग बाग संतुष्ट नहीं होते, या मान लीजिए कईयों को थोड़ा चालाकी करनी है कि वहाँ वो बच नहीं पा रहा, तो वो सोचते हैं कि उसको सीआईडी में डलवा देते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। हुँ, तो इस तरह से आते हैं। पर यहाँ एक तरह से मतलब आपको जैसे मान लो कोई बाड़मेर का केस आ गया, कोई कोटा केस आ गया, तो आईओ को जाने में टाइम लगता है, हुँ। बार बार नहीं जा पाता। तो इस तरह का फिर उसको वहाँ जाके थोड़ा सा मतलब दूर पड़ जाता है, यही बातें हैं। और ऐसा कुछ वो नहीं है, क्यों वही आदमी सीआईडी में आ जाता है, वही आदमी जिले में लग जाता है, तो वो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है वैसे। और आप आरएसी में भी रह चुके हो, तो आरएसी का और जो सामान्य पुलिस इनका काम करने का कैसे अलग-अलग तरीका है? आरएसी तो एक तरह से आर्मर्ड कांस्टेबलरी है, तो इसका तो मेन काम मतलब लॉ एंड ऑर्डर में मतलब मेंटेन करने का है, या फिर जैसे सुरक्षा के पॉइंट लगे रहते हैं, आरएसी की चौकियाँ लगी होती है, वहाँ पर उनका काम होता है। हुँ, इनका काम तफ्तीश वगैरह का नहीं होता। अच्छा। हाँ, कहीं रेड करनी होती है तो आरएसी की मदद साथ में ले लेते हैं। हुँ, तो कहीं और जो विशेष काम में लगा देते हैं, भाई जैसे बजरी चोरी रोकना है, खनन विभाग की खनन बटालियन लगा रखी है। तो इस तरह के काम है, जैसे मान लो जेल में जेल बटालियन भी है, महिला उसमें जेल बटालियन है, आड़ी रानी की महिला बटालियंस भी है। तो तरह तरह के इसमें कई तरह के बटालियंस अभी हैं वैसे आरएसी में। अपनी जो सामान्य पुलिस होती है इनकी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग में कितना डिफरेंस है? क्या अलग होता है उनमें? फिजिकल तो एक जैसा ही होता है, पर वो चूँकि उसको उनको फिर जो आईपीसी जो बीएनएस वगैरह जो नई जो कानून किताब आई हैं, उनका उनको यूज़ करने का रहता नहीं है। तो उन अच्छा। वो कानून का बड़ा फ़र्क रहता है वैसे। उनकी कुछ एक धारा होती है, उनको जैसे आरएसी एक्ट अलग से पढ़ाया जाता है, इनको नहीं, मतलब इनको उस तरह का उसमें जोर नहीं दिया जाता। एक तो अदर कंट्री की फोर्सेज है और अपनी इंडिया की फोर्सेज है, इनमें कितना डिफरेंस है, जो आपने अनुभव किया हो? मुझे जो लगता है वो ये है कि नेतृत्व जो क्षमता है, वो भारत के जो आम अधिकारियों में कम है। बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी हैं, हुँ, पर आम अधिकारियों में जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी सोच का में ज़्यादा विकास है, उनकी नेतृत्व क्षमता ज़्यादा है, वो आमतौर पर ज़्यादा साहसी हैं। भारत में उतना मतलब नेतृत्व क्षमता थोड़ी अपेक्षाकृत मुझे कम लगती है वैसे। अब सर थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताइए, आपका आरपीएस से लेके आईपीएस तक के सफ़र कैसा सफ़र था आपका? ठीक ही रहा, मतलब मैं पहले तो वैसे तो मैं क्या कि एमएनआईटी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी थी। हुँ, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरा इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं उसमें नहीं गया। मैंने आईएएस में दिया तो उसमें मेरा इंडियन पोस्टल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, उसमें नहीं गया। फिर बाद में इसमें आरपीएस में आ गया। फिर 2013 में मैं आईपीएस में आ गया, और हुँ, उससे 2003 में एडीसी बन गया था। हुँ, तो मैं तो जहाँ भी रहा, मतलब मेरा यही था, मैं जनहित को मैंने पहले प्राथमिकता दी।
इसको लेकर के कई बार छोटे-मोटे सीनियर अधिकारी से मतभेद हो गए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जनता पहले है सबसे पहले। जितने भी जो नए यूथ है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे मान लो गैंगमैन की या 4th क्लास की तैयारी करो। मेरा यही कहना है कि भई ये टर्निंग पॉइंट होता है बच्चे मतलब जो लड़का-लड़की के जीवन का। हुँ, तो अगर आप वाक़ई में नौकरी में जाना चाहते हो तो कम से कम आपको मतलब 15-16 घंटे पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस समय एक चीज़ और आती है, जब पढ़ाई पूरी होती है उस समय क्या है कि बच्चा एडोलेसेंस से मतलब किशोर अवस्था से ऊपर आ जाता है। हुँ, तो उसके हार्मोन्स वगैरह में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। हुँ, तो उससे उसके मन भी इधर-उधर जाता रहता है। हुँ, तो कुछ साल के मतलब वो थोड़ा मन पे कंट्रोल करके अगर पढ़ाई ढंग से करे, हुँ, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कई बार मतलब आदमी बच्चे भटक भी जाते हैं क्योंकि वो हार्मोन्स वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उसका भी कई बार असर आ जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि भई अगर मान लो कोई कॉम्पिटिशन में नहीं निकला तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भई उसका जीवन खत्म ही हो गया है। वो कोई दूसरा बिज़नेस भी कर लेता है, कई बार ऐसा होता है राजनीति में भी आ जाता है, तो नौकरी नहीं लगी वो ज़्यादा सफल राजनीति में जाके सफल हो जाते हैं, कोई बिज़नेस में सफल हो जाते हैं। तो जो बच्चे रियल में जिनके घर में ऐसी आवश्यकता है जिनको नौकरी की है तो उनको 15-16 घंटे रोज़ाना पढ़ना चाहिए। और 2 कदम भी फालतू इधर-उधर नहीं जाना चाहिए, उसको मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हुँ। और फिर नहीं नहीं सिलेक्शन होता तो दूसरे धंधे बहुत है, मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, भाई अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो इसके बाद जीवन ही कुछ नहीं है। हर किसी का ड्रीम होता है कि वो आईएएस या आईपीएस बने। तो आप इस पोस्ट पर रहे हो। तो मतलब क्या होता है इसके अंदर अलग जो अदर पोस्टेज में ऐसा नहीं होता है? कितनी पावर होती है एक आईएएस आईपीएस के इनमें पास? मतलब उनको एक तरह से स्वायत्ता होती है काम करने, निर्णय लेने की स्वायत्ता होती है पदों पे, जैसे एसपी के पद पे है, आईजी के पद पे है, डीजी के पद पे है, एडीजी के पद पे है। हालांकि थाने में एसएचओ को भी मतलब स्वायत्ता होती है, वो भी अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, काफ़ी बार कई बार डिप्टी एसपी भी लेते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर आप मतलब बड़े क्षेत्र के लिए, पूरे जिले के लिए डिसीजन लेते हो, तो आप अपने मन की जो चीज़ है उनको लागू कर सकते हो। आईएएस आईपीएस में जाके मतलब आपके मन में जो भी है चीज़ें उनको लागू कर सकते हो, उससे जनता का बड़े स्तर पर फायदा कर सकते हो। एक आईपीएस हो आप, तो आपकी लाइफ सुबह से लेकर शाम तक का कैसा रूटीन होता है आपका? जैसे मतलब सुबह जैसे मेरे को जल्दी जगने का है तो मैं 5-1 बजे ही जग जाता हूँ। हुँ, और उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत कभी घूम लेता हूँ, कभी रनिंग भी कर लेता हूँ, कभी नहीं भी करता, मतलब ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है। हुँ, और फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करता हूँ, फिर शाम को आ जाता हूँ। मतलब ऑफिस का काम तो जैसे मान लो ये दूसरे जो विभाग होते हैं ना, उनमें पुलिस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, जो फील्ड का काम होता है वहाँ फील्ड में रहते हैं ना, वहाँ उनका काम में उनके उसमें ज़्यादा रूटीन में ज़्यादा फ़र्क होता है। वहाँ कई बार ऐसे मामला आ जाता है आपको 2-3 दिन तक सोना ही नहीं पड़े। लेकिन ऐसे मामले भी वहाँ कोई रोज़ाना नहीं आते, हुँ, जिससे महीने में 5-7 दिन ऐसा आपके टफ आ सकता है। हुँ। लेकिन 20-25 दिन तो आपके शांति सी रहती है, मतलब रूटीन काम ही होता है, तो रूटीन काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो ऑफ़िस वर्क है उसमें तो फिर आम तौर पर जैसे दूसरे विभाग के ऑफ़िस में वैसा ही कमोबेश रहता है। तो इसके अलावा आपकी हॉबी क्या है? आप जब कुछ नहीं कर रहे होते हो तब क्या कर रहे होते हो? मेरी हॉबी तो ये मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने की है। मैं हुँ, ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को विज्ञानवाद पे लाना चाहिए। तो हुँ, मेरा ये है कि मतलब आदमी ने शुरू से सपना देखा है, हुँ, कि ये तारों को देखा, बरसात देखी, पहाड़ देखे, जीव-जंतु देखे, हुँ, तो उसके बारे में जिज्ञासा रही है कि ये ऐसा कैसे क्या है? तो उसके जवाब पहले तो धर्म ग्रंथों में दे दिए, कुरान में दे दिया, भई अल्लाह ने ऐसे बना दिया, या बाइबल में दे दिया, या वेद में कुछ बता दिया। लेकिन उससे क्या मानव सभ्यता संतुष्ट नहीं है। मतलब वो कोई सही जवाब नहीं है, वो तो एक काल्पनिक जवाब दिए हैं। अब विज्ञान के द्वारा जो जवाब आ रहे हैं वो सही है। तो मेरा मतलब ये है कि ड्रीम है कि भाई पूरे पूरे मतलब दुनिया के पूरे देश हुँ, उनको विज्ञानवाद पाना चाहिए। उससे क्या होगा, भाई कोई खोज मान लीजिए सऊदी अरब में हो जाएगी, हुँ, कोई खोज इंडोनेशिया में हो जाएगी, कोई खोज भारत में हो जाएगी, कोई खोज अल्जीरिया में हो जाएगी, कोई खोज अर्जेंटीना में हो जाएगी। अब तो क्या 20-30 देश तो खोज कर रहे हैं और सारे उसके खरीदार बने हुए हैं। तो उनको इतनी अर्जेंसी इसलिए महसूस नहीं हो रही, अगर भाई वो खरीद के लिए ही आते हैं। अब मान लो खुद बना के एसी बना के खुद यूज़ करता है, जब तो उनको लगता है कि यार अपन पिछड़ रहे हैं। हुँ, लेकिन आप दूसरा जैसे मान लो कहीं लोहा ज़्यादा निकलता है, कहीं सोना निकल रहा है, कहीं कोई और चीज़ निकल रही है, कहीं पेट्रोलियम निकल रहा है, हुँ, उसको बेच करके आप तो अपनी पूर्ति कर रहे हो, तो इसलिए आपको उनका मतलब अपने कमजोरी का एहसास नहीं हो रहा। हुँ, तो इसलिए अगर पूरी दुनिया मतलब सारे देश विज्ञानवाद पा जाएंगे तो जो सृष्टि के ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं जो बच्चे, वो तेज़ी से खुल जाएंगे। इस तरह बहुत सारी बीमारियों का जब तक इलाज नहीं है, अगर सभी देश उसमें रिसर्च में लेंगे तो वो जल्दी इलाज आ जाएंगे उनके।
जैसे पहले टीबी हो जाती तो मरना ही पड़ता था, हम्म, अब नहीं मरना पड़ रहा। इलाज अब। हाँ, अब इलाज है। कैंसर में भी आधे को मरना पड़ रहा, आधे बच रहे हैं। हम्म, तो इसी तरह अगर मान लो सभी देशों में रिसर्च होगी तो फिर तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए मेरा यही है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ये मूल आधार है इसका, विज्ञानवाद का, विज्ञान तकनीकी विकास का। तो मैं यही चाहता हूँ कि भारत अगर इस पर आ जाएगा तो अपने युवाओं को रोजगार की कमी नहीं रहेगी। ऐसे मेरी सोच ऐसे मानो जैसे कोई शासक हो ना, उसके जैसी है। अच्छा। भाई शासक तो जनता के लिए सोचता है। हम्म, मतलब आप जबरदस्ती फोर्सफुली कि ये अच्छा है ये करो, ऐसा करवाना चाहते हो? मैं फोर्सफुल, मैं तो मोटिवेट करना चाहता हूँ, प्रेरित करना चाहता हूँ, फोर्सफुल नहीं करना चाहता। नहीं, किसी के अच्छे के लिए हो तो फोर्सफुली कराने में क्या बुराई है? वो करेगा नहीं तो उसको पहले उसको रुचि पैदा करनी पड़ेगी, वही तेरे लिए अच्छा है। अभी जैसे मैं कहता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं साहब आप थोप रहे हो, है ना। हाँ, मैं क्या ऐसा लगता है अधिकार पूर्वक करो, लेकिन मैं थोपता नहीं, मैं तो विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सही बात है। एक तो आपके समय की जनरेशन थी, एक आज के समय की जनरेशन है। इन दोनों के थिंकिंग मोड में कितना डिफरेंस है? जैसे आप आईपीएस हो, उस टाइम के आईपीएस और अभी जो आईपीएस बन रहे हैं नए, इनमें कितना डिफरेंस है सोच में? अब वैसे क्या सोशल मीडिया से लोगों को एक्सपोजर तो ज़्यादा मिल रहा है पहले के बजाय, लेकिन बेसिक चीज़ तो वही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से तो। अब जैसे मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो व्यक्ति एसपी के रूप में गड़बड़ है हम्म, तो डीजी तक गड़बड़ ही चलेगा। अच्छा। और जो व्यक्ति मान लो एसपी के रूप में सही है तो वो हम्म, डीजी तक सही चलेगा। तो ये तो आदमी की जो अप्रोच होती है ना, हम्म, वो इवन पे नौकरी से पहले भी पता होती है, लेकिन वो पता नहीं लगता। लेकिन जो नौकरी के बाद में बहुत सारे अधिकारी गलत भी सेलेक्ट हो जाते हैं और वो खुद भी परेशान रहते हैं, नीचे वालों को भी परेशान रखते हैं, जनता को भी परेशान रखते हैं। तो अभी अपने मतलब जो सिलेक्शन का तरीका है हम्म, उसमें और सुधार की ज़रूरत है। जैसे इसमें एक चीज़ ये की जा सकती है कि सोशल मीडिया पे उनके विचार आने चाहिए हम्म, जो इसमें बैठ रहे हैं, हम्म, और वहाँ से फिर उनके विचार को पता लगाना चाहिए भी किस तरह की सोच का आदमी है। अभी तो जैसे मेमोरी बढ़िया है यार, उसने बढ़िया लिख दिया तो वो बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मतलब जनता भी देखती रहती है, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो खुद परेशान रहते हैं, नीचे वाले परेशान रहते हैं, जनता भी उनसे परेशान रहती है। कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे आपका डिसीजन बहुत सही हो और आप सही डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर हो आपके ऊपर, तो डिसीजन चेंज करना पड़े आपको? देखो मतलब मैं ये मानता हूँ कि कोई भी अधिकारी होता है तो 80-90% काम तो वो अपने मन से करता है। हम्म, 10-20% उसको इंटरफेरेंस भी आता है, तो अब इतना तो आएगा भी वैसे। अच्छा। हाँ, 10-20% तो उसको दूसरे प्रभावित करेंगे, चाहे वो सीनियर अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे वो भी कर सकते हैं। तो ये तो पर 80-90% काम आप सही कर लो तो 10-20% तो चल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हैं फिर? अब कई बार तो जैसे मान लीजिए हटना ही पड़ जाता है, मेरे जैसे मैंने तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो कई एक आदमी मुझे एपीओ भी कर दिया गया। हम्म, और कई लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अलग-अलग तरह से कोई करते हैं, लेकिन जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं वो थोड़ा फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, जो नहीं कंप्रोमाइज़ कर पाता फिर उसको दिक्कत आती है। अपने यहाँ के लोग, अपनी कंट्री इंडिया एक बाहर की कंट्री है, जैसे डेवलप्ड कंट्री अमेरिका हो गई, चाइना हो गई, कितना डिफरेंस है इनमें काम करने के तरीके में? मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे अपने अधिकारी भी आमतौर पर जातिवादी और धर्मवादी सोच से मतलब वो कहीं उनकी लीडरशिप पे फ़र्क पड़ता है, सोच पे फ़र्क पड़ता है। उन देशों में इतना ज़्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो साहस वगैरह में थोड़ी अपने यहाँ पे कमी रह जाती है, क्योंकि वो खुल करके मतलब अपनी बात को कहने में ऐसे झिझकते हैं। वहाँ पे लोग अपेक्षाकृत ज़्यादा साहसी हैं, तो ऐसे बड़े निर्णय ले सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ नीचे वाले अधिकारियों को तो सुधारा जा सकता है, अगर मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप ऊपर से होती है, क्योंकि असली तो जो ब्यूरोक्रेसी है इनके ऊपर तो चुनी हुई सरकार होती है। अगर सरकार में मतलब जैसे मान लें सीएम या पीएम ज़्यादा बोल्ड है, साहसी है, हम्म, तो फिर सारा का सारा मतलब स्टेट या देश साहसी बन जाता है। अच्छा। तो नीचे जैसे मान लें कोई संस्था है, मान लीजिए कोई विज्ञान की संस्था है कोई, वहाँ भी अगर लीडरशिप ऐसी है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो अपने देश के लोग जैसे बाहर जाते हैं तो वो दूसरे की लीडरशिप पे काम करके अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा। हमारे देश के लोगों में अभी लीडरशिप क्वालिटी उस दर्जे की नहीं है, हम्म, तो इसलिए बड़े बड़े काम नहीं कर पाते। तो बेसिक फ़र्क तो लीडरशिप का ही है। तो अपने जो लीडरशिप अगर मान लो अपने जो विचारधारा मिशन चला रखा है मानवतावादी विश्व समाज, इससे प्रभावित होकर के जो लोग बाग लीडरशिप करेंगे तो उनमें ज़्यादा साहस होगा, उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा, उनमें नैतिकता ज़्यादा होगी, तो वो फिर जनता के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। हम्म।
हर आम आदमी सोचता है कि जो सिविल सर्विसेज में होता है उनके पास बहुत पावर होती है, उनका एक ओरा होता है। तो एक आईपीएस के पास कितनी पावर होती है? वो तो जहाँ जिस पद पे काम करता है उसके हिसाब से, मैंने बताया ना, स्वायत्ता होती है उस पद के हिसाब से, तो उसको मिलती है फील्ड में। तो ऑफिस में तो कई बार फिर कम हो जाती है। अ, लेकिन लोग बाग ये मान के चलते हैं भाई आईएएस आईपीएस है तो इसकी बात को सब दुनिया सारे दूसरे महकमों में मानेंगे, तो इसलिए उनसे और महकमों के लिए भी फ़ोन करवा देते हैं, सिफारिश के लिए लोग बाग आ जाते हैं, साहब आपकी तो मान ही लेंगे। तो ऐसा है, लेकिन अब इसमें मतलब होता है ऐसा, सच है? हम मान लेते हैं, बहुत सारे अधिकारी वैसे भी मान लेते हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उदार होते हैं, वो किसी की भी बात आती है तो जुनैन होती है तो मान लेते हैं। चलो पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे यूथ को या पब्लिक को? मैं तो यूथ को यही कहना चाहता हूँ भाई, अपन को चीन, रूस, अमेरिका इनसे टक्कर लेने की ज़रूरत है। अपने को जैसे मान लीजिए धर्म या मज़हब में फंस करके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश इनसे टक्कर लेने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा उनको अपर लीडरशिप दें, और ताकि उनके लोग बाग भी ये धर्म या मज़हब को छोड़ करके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आ जाए। तो इसलिए मैं तो, चूँकि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाएंगे, विज्ञानवाद बढ़ेगा, तो यहाँ के जैसे चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, यहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। और आगे चल के धर्म और मज़हब ख़त्म हो जाएंगे तो ये पूरा भारतीय जो उपमहाद्वीप पे एक देश बन जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, भाई अपन को पूरा एक देश बनाना ही ठीक है, सब पूरे उपमहाद्वीप को मिल करके, तो ये आपस की रंजिश ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा धर्म या मज़हब है, तो इनको हटाओ और विज्ञानवाद लाओ। वन लास्ट थिंग सर, ये जो आप धर्म की, मजहब हटाने की या कास्टिज्म की बात की आपने, ये आपके दिमाग में कब आया ऐसा कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि शुरू से तो आई थिंक नहीं होगा। नहीं, मैंने शुरू से मतलब जब इस विचारधारा को मतलब ये कोटेशन मेरे दिमाग में आया मानवतावादी विश्व समाज का, तो मैंने देखा भाई क्या-क्या चीज़ें तो गलत है, बाधक है। भाई यूनिटी में बाधक है, धर्म ये जाति वगैरह, नस्लभेद वगैरह, और अंधविश्वास विज्ञानवाद में बाधक है। तो जो बाधक है इनको तो हटाना है, और जो पक्ष की जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नैतिकता है, वैज्ञानिक, ये पक्ष की चीज़ें इनको बढ़ावा देना है, साहस है। तब ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई ये जो चीज़, इनसे फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं, अगर इनको व्यापक स्तर दे तो भाई एक जाति के लोग बाग उससे खुश हो सकते हैं, पर सब तो नहीं होते। तो तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये बाधक है, इनको हटाने की ज़रूरत है बस। इससे पहले तो आप भी मानते थे? नहीं, मैं तो कभी पहले भी तवज्जो नहीं देता, पर मतलब उस कोटेशन मैंने क्लियरिटी ले ली। मुझे तो पहले ये लगता भाई, जब मेरे पास जैसे मान लो कोई पोस्ट पर हूँ, तो मैं पहले यही मानता कि भाई अपने लिए सब बराबर होना चाहिए, न्याय करना चाहिए। नैतिकता तो मैं पहले भी रखता था, नैतिकता अगर होगी तो फिर उससे वैसे भी गलत नहीं होगा वैसे। तो मैंने काम तो जो 20-25 साल से किया वो इसी विचारधारा के हिसाब से किया। इवन इफ जब मैं इस कॉलेज गोइंग था तब मेरी ये विचारधारा मतलब विकसित हो रही थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली। और नैतिकता तो मतलब मेरे में लगभग शुरू से ही थी, छोटेपन से भी। तो मैं तो जीवन को इसी हिसाब से जिया। थैंक यू सर, आपसे हम आए, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया और आपने विचार रखे अपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जी, आपको भी धन्यवाद, और जो लोग बाग आगे इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उनको भी सबको एक बार पुनः नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू सर।